बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजम साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, वफाकी हुकूमत ने रवायती संरचों पर पाबंदी लगा दी है और मुल्क में एड्स समेत दीगर मोजी अमराज के फैलाव के बाद वफाकी हुकूमत ने रवायती सरिंजों पर जो है वो पाबंदी लगा दी है, जिसका इतलाक़ 1 जनवरी से होगा। मुल्क में एड्स समेत दीगर मोजी अमराज के फैलाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया और इस हवाले से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हिदायत भी जारी कर दी हैं। रवायती गैर इंसुलिन डिस्पोजेबल सरिंजेस की तैयारी और दरामद व सेल की पाबंदी जो है वो होगी, जबकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रवायती सरिंजेस पाबंदी की हिदायत जारी कर दी है और ड्रैप ने सरिंज साज कंपनीज और इंपोर्टर्स को मरासला भी भिजवा दिया है। ड्रैप के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर रवायती सरिंजेस पर पाबंदी करने का फैसला किया गया है और ये तभी सामने आया जबकि हमने देखा कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो है वो एक केस आया था और असम्बली में भी इसको डिस्कस किया गया कि बहुत सारे ऐसे मामला सिंध में हो रहे हैं कि सरिंजेस का दोबारा से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से एड्स जो है वो फैल रहा है और उसको रोकने के लिए ही ये सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं। आई थिंक केस की नोयत भी शायद थोड़ी संजीदा ज़ाहिर सी बात इस वजह से भी थी क्योंकि 9 बच्चे उसकी वजह से हलाक हो भी गए थे और बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उनके पास डेटा मौजूद था, जिनको अभी भी एड्स था और उस पर अभी तक कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई थी और अगर इंक्वायरी हुई भी थी तो तब भी ज़िम्मेदारान को जो है वो नहीं बताया गया था कि क्या उनको बरतरफ भी किया गया है कि नहीं, कोई एक्शन लिया गया है कि नहीं। तो इस वजह से ये मामला थोड़ा संजीदा नोयत का था और अब जो है इस पर फाइनली हमें हमारे पास आ गया है कि जी अब वफाकी हुकूमत ने बाकायदा इसका नोटिस लिया और उन्होंने सिरिंजेस पर पाबंदी लगा दी है। वैसे सिरिंजेस में सिर्फ ये सिरिंजेस नहीं, जो हॉस्पिटल में हम ये जो इसमें है ना कि हम लोग जिनको शुगर होता है बेसिकली शुगर के मरीजों के लिए भी वो सिरिंजेस का इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए सिरिंजेस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज़रूरी यही था कि कई दफ़ा ये हो रहा था कि इस्तेमाल हुई हुई सिरिंजेस दोबारा इस्तेमाल हो रही थी या कई दफ़ा ये हो रहा था कि जो सिरिंजेस की क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उसको तब्दील करना बहुत ज़रूरी था। और वैसे भी शुगर के मरीजों के लिए अगर इंसुलिन का इस्तेमाल कर भी रहे हैं घर पे भी, तो आप एक सिरिंज एक ही बार यूज़ करें, उसको दोबारा यूज़ ना किया। एग्जैक्टली होना भी इसी तरह चाहिए। आगे बढ़ते हैं ख़वातीन और हज़रात। पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन हैं अल्लाह रखा उर्फ पेप्सी उन्हें कहा जाता था, तो वो इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे। अल्लाह रखा पेप्सी एक मारूफ पाकिस्तानी कॉमेडियन और स्टेज परफॉर्मर थे जो अपनी मज़ाहिया परफॉर्मेंसेस की वजह से पूरे मुल्क में जाने पहचाने जाते थे। अल्लाह रखा ने मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के कॉमेडी शोज़ में भी हिस्सा लिया। अभी उनकी चेहरा सामने आएगा आप लोगों के, तो आप पहचान जाएंगे यकीनी तौर पर। आखिरी सांसों तक वो एक निजी टीवी के मज़ाहिया प्रोग्राम के ज़रिए लोगों के चेहरों पर हंसी जो है वो लेकर आते थे। तो और इनफैक्ट उनका हुआ भी वो एक शो के दौरान ही थे जब उनको बेसिकली फील हुआ कि उनकी तबीयत ख़राब है और वो एक निजी टीवी का प्रोग्राम था, उनके अदाकार भी हैं मोहसिन अब्बास, वो बेसिकली उसको होस्ट कर रहे थे और उन्होंने अपनी स्टोरी भी लगाई और उसकी एक छोटा सा क्लिप भी है जो वायरल भी हो रहा है कि जब उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, सो वो जो आखिरी लम्हात हैं वो भी बेसिकली कैमरे की आंख में आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी एक ख़बर है, ज़ाहिर है अल्लाह रखा को कौन नहीं जानता, हमारे स्क्रीन्स की भी जीनत रहे हैं और बहुत सारे अफसरदा दिलों पे उन्होंने, अफसरदा चेहरों पे उन्हें हंसी भी बखेरी है। और ये बड़ा ज़रूरी होता है ख़वातीन और हज़रात के ऐसे कैरेक्टर्स का दुनिया में रहना, बिकॉज इन्हीं की वजह से आपकी दुख दर्द थोड़े से साइड पे हो जाते हैं और आप हंसने लगते हैं। चाहे इंडिया में मौजूद कपिल शर्मा हो, चाहे पाकिस्तान में मौजूद जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, इंक्लूडिंग हम लोग जिक्र करते हैं नसीम विकी का, हमारे पास अमानुल्लाह द ग्रेट थे, हमारे पास और बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस हैं जिनका जितना भी तज़किरा किया जाए वो कम है और उनकी परफॉर्मेंसेस, उनकी ऑब्जर्वेशन और वो जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी से रिलेट करके कॉन्सेप्ट्स बता के हंसी मजाक बिखेरते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी भी लाइट महसूस होने लग जाती है। बहुत बड़ा किरदार है तमामी कॉमेडियंस का पाकिस्तान में और दुनिया भर में, जहाँ पर भी स्टैंड अप कॉमेडी जहाँ पर हो रही है, जहाँ पर करैक्टर कॉमेडी हो रही है, जहाँ पर फिल्म्स के अंदर सिचुएशनल कॉमेडी हो रही है, डार्क कॉमेडी हो रही है, कॉमेडी का एसेंस ही जो है ना वो बहुत अच्छा है और शुक्र है कि ये एसेंस भी, ये जायका भी कुदरत ने रखा हुआ है। क्योंकि कॉमेडी किसी भी तर्ज की हो, कॉमेडी ही होती है और दिलों को महसूस ज़रूर करती है और बहुत सारे इंसान जो हैं वो अपनी घरेलू ज़िंदगी में या फिर किसी न किसी वजह से ज़हनी परेशानी का जो है वो शिकार होते हैं और ऐसे जो छोटी छोटी कॉमेडी हमारे सामने आती है, हमारी स्क्रीन्स पर हमें क्लिप्स के थ्रू मिलती है, तो वो किसी न किसी तरीके से हमारे चेहरों पर ज़रूर हंसी बिखेरती है। तो एक बहुत अच्छा एंगल है।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं खातून ने 83 बरस की उम्र में पीएचडी हासिल कर ली। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मतलब उसको ज़रूरत क्या थी, लेकिन जैसे कहते हैं ना, शौक का भी कोई मोल नहीं होता और फिर तालीम के लिए भी उम्र की कोई कैद नहीं होती। ये बात साबित करती है कि उम्र की 8 दहाइयाँ देख लेने वाली खातून ने, जिन्होंने 78 बरस की उम्र में पीएचडी हासिल कर ली। अगर लगन सच्ची हो तो मंजिल को पाने में कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती, चाहे वो बुढ़ापा ही क्यों ना हो। मिस्र की 83 साल खातून हैं जिन्होंने ज़ुल्फ़ुल उम्र में अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल करके ये साबित कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये रिहायशी हैं 83 साल की, और इन्होंने जो पीएचडी हासिल की है ये वो उम्र होती है जहाँ तक पहुँचने वाले बुजुर्ग अमूमन आराम और रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार लेते हैं। आमाल इस्माइल इनका नाम है और इन्होंने साबित किया कि ख्वाब देखने और उसकी ताबीर पाने के लिए कोई उम्र, कोई हद नहीं होती। और उन्होंने 2023 में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और फिर मंसूरा यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्ट से पीएचडी करने वाली उम्र रसीदा खातून बन गई हैं। और मंसूरा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज ऑफ आर्ट्स के फर्स्ट क्लास ऑनर्स के साथ जो है इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। और आमाल इस्माइल ने अरब मीडिया को दिए गए एक खुसूसी बयान में कहा है कि 83 साल से ज़्यादा उम्र होने के बाद पीएचडी हासिल करना हर उस शख्स के लिए एक पैगाम है जो ये समझता है कि उम्र ख्वाबों के हुसूल में रुकावट बन सकती है। आमाल खातून ने अपनी गुफ्तगू में ये भी बताया कि फ़िक्र अंगेज़ी दिखाते हुए कि उम्र महज एक हिस्सा है और जब तक इंसान सोचने और काम करने की सलाहियत रखते हैं उसे अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहिए। अल्लाह पर उम्मीद ही आगे बढ़ने का हकीकी महरक होती है और इंसान जो भी चाहे वो हासिल कर सकता है अगर वो अपने आप पर जो है ना वो इरादा रखता हो और उसका ईमान जो है वो पुख्ता हो। तो आप भी सोचें, वैसे जो लोग कहते हैं ना कि उम्र निकल गई अब इसके बाद मैंने क्या दोबारा पढ़ाई शुरू करनी है, ये उनके लिए एक पैगाम है कि उम्र की कोई कैद नहीं होनी चाहिए। अगर आपको शौक़ है कुछ पढ़ने का, कुछ लिखने का, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने डिग्री लेके उसके बाद नौकरी करनी है तो आपने पढ़ाई करनी है। वो आपको शऊर दिलाती है और कुछ लोगों को वाकई में ये शौक़ होता है कि मैं इस चीज़ की तालीम, जैसे कि मुझे बहुत शौक़ है कि मैं IR में जो है वो PhD करूँ। वैसे ही मेरा भी ये एक शौक़ है, लेकिन मैं भी अक्सर ये सोचती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं वर्क लाइफ भी बैलेंस करूँ, फैमिली लाइफ भी बैलेंस करूँ, दोबारा से फिर एक और डिग्री करने का भी सोचूं। लेकिन मुझे भी इससे ज़रा एक मोटिवेशन से मिल गई है कि मुझे भी शुरू कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं बरतानिया के एक ऐसे माली ने जिसने एक दिन में 2 रिकॉर्ड बना डाले। एक तो उन्होंने गैर मामूली जिसामत का लहसन उगाया और दूसरा मटर उगाया और उन्होंने 2 रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिए हैं। आइए आपको वो लहसन और मटर दिखाते हैं। अब इंग्लैंड के मीडिया के मुताबिक ग्लॉस्टरशायर से ताल्लुक़ रखने वाले ये ग्राहम बैरियट हैं जिन्होंने 25 जून को अपनी फसल बर्कशायर वार्गर यूनिवर्सिटी प्लांट जो है वहाँ पर पेश किया और पैमाइश के दौरान उनका उगाया गया एल्फ गार्लिक 3 पाउंड 13.7 औंस वजनी और 7.5 इंच कतर का पाया गया है, जिस पर उन्हें दुनिया का सबसे भारी एल्फेट गार्लिक उगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। और इसके साथ साथ पैमाइश के दौरान उनका उगाया गया एल्फ गार्लिक 3 पाउंड 13 औंस का था। और दूसरी जानिब जब उनके मटर की हवाले से देखा गया तो वो जो लहसन उन्होंने मुकाबले में कहीं ज़्यादा बड़ा होता है और उसका हुजूम मार्केट में जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। आप तस्वीर भी देख सकते हैं, वैसे पीछे आ रही है हमारे पास स्क्रीन पे, मतलब वो हम सिर्फ सुनते ही होते हैं, अब देख भी लिया। वो मैं पूरे महीने के लिए एक लहसन का मैं कल भी यही सोच रही थी। अम्मा मैं जब बचपन में कहती थी ना, बेटा जब नहीं मरोगे ना, ये एक मुहावरतन वो हमें बताती थी, तो बहुत कुछ देख लोगे। तो यकीन मानो भी अक्सर जब मैं कोई ऐसी चीज देख लेती हूँ ना तो मुझे मेरे सामने वही बात आ जाती है, जब नहीं मरोगे, मतलब जब तक नहीं मरोगे तो बहुत कुछ देख लोगे इन टर्म्स ऑफ कि लाइक बहुत कुछ से मुराद ऐसी चीजें होंगी। तो पाकिस्तान में रहते हुए तो आप बहुत कुछ देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। लेकिन वैसे भी अब हम आजकल, अब जैसे इससे पहले इतना जायजांटिक मैंने नहीं देखा कि सब्जी जो है वो आपको इतनी ह्यूज मिले। लेकिन हाँ, बचपन में हमने शलजम की कहानी सुनी थी यार। वो जो शलजम खेत में वो एक शलजम उगाता है, वो इतना बड़ा होता है कि पूरे गाँव को उसको निकालने में हेल्प करनी पड़ती है, वो निकलता नहीं है या और वो फिर बहुत मीठा होता है, सारे मोहल्ला वालों को तकसीम किया जाता है। तो उसमें वो एक मैसेज ये भी था कि कम्युनिटी सर्विस और वो क्या होती है, आपने किस तरह कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। लेकिन दूसरा वो एक तंज मज़ा वाला यही फैक्टर था कि वो बहुत बड़ा शलजम था। सो वो एक कहानी की हद तक मैंने सुना था, लेकिन अब वो मैंने जो है अपने लहसुन और मटर जो है वो आपने देख भी लिया है। चलें आगे बढ़ते हैं जी।
आगे बढ़ के हमारे पास जो अगली Emirates खबरें हैं, Airline। एमिरेट्स एयरलाइन के मुसाफिर सालाना 10 लाख किलो चॉकलेट खा जाते हैं। क्या बात है जी, बताए कल से मेरा चॉकलेट खाने का वैसे ही बहुत मन कर रहा है। ये आज और वर्ल्ड चॉकलेट डे भी है। कल आज है या कल गुजर गया? आई थिंक कल था वर्ल्ड चॉकलेट डे। लेकिन एमिरेट्स एयरलाइन ने बताया है कि जी मुसाफिरों को जो बेसिकली ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनको खाना और साथ साथ कुछ स्नैकिंग स्नैकिंग वगैरह भी देते हैं। तो उन्होंने जो अपना डेटा अभी शेयर किया उसके मुताबिक एमिरेट एयरलाइंस के मुसाफिरों ने गुज़िश्ता एक साल के दौरान 6 करोड़ 40 लाख से ज़ायद प्रीमियम चॉकलेट से लुत्फ उठाया है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40 लाख ज्यादा है। ओह माय गॉड। सो आई मीन चॉकलेट लवर्स सभी होते हैं, आपको कोई हज़ारों में 10 एक लोग ऐसे मिलते हैं जिनको चॉकलेट पसंद नहीं होती, अदरवाइज तो मोस्टली पीपल लाइक चॉकलेट। या आई थिंक हर वक्त वैसे खाना मुझे भी खैर नहीं पसंद, मुझे कभी कभार बहुत रेयरली ही चॉकलेट की तलब होती है। लेकिन हाँ ब्लैक ये डार्क चॉकलेट होती है, हाँ डार्क चॉकलेट वैसे भी अगर आप खाएं तो आपके जहन के लिए भी, आपके दिमाग की नशोनुमा के लिए भी बहुत अच्छी होती है। सो बहुत सारे लोगों को खैर पसंद भी होती है। एयरलाइन के मुताबिक मुसाफिरों के लिए सालाना तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख चॉकलेट डिजर्ट्स भी तैयार किए जाते हैं, जिन्हें इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों को पेश किया जाता है। खैर एमिरेट्स का ये कहना है कि जी ये सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स इस बार हमने दी हैं, तो इसलिए अगर आप लोग भी एमिरेट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं तो चॉकलेट से जरूर लुत्फ अंदोज हो। आई एम श्योर उनके पास चॉकलेट्स होती हैं। अच्छा, आगे हमारे पास अफसोसनाक खबर है। हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, मशहूर क्रिकेटर हैं, उनका नाम थोड़ा सा जो है वो अजीब सा है लेकिन अच्छे क्रिकेटर हैं, शापोर ज़दरान। आई गेस ये पश्तून नेम होगा, लेकिन आप लोगों की बेल्ट में कभी ये नाम सुना आपने? नहीं, बेसिकली अफगान पश्तून जो होते हैं ना, उनके नाम थोड़े डिफरेंट होते हैं। जो हमारे पठान होते हैं उनके नाम मतलब वो उर्दू और पठाना में सिमिलैरिटीज होती है। अच्छा, सो शापोर ज़दरान जो है ख़वातीन और हज़रात इंतकाल कर गए हैं और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी तस्दीक की। 38 साल उनकी उम्र थी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि ACB ने उनके इंतकाल की बाकायदा तस्दीक की है और शापोर ज़दरान तवील अरसे से कैंसर के मौजी मर्ज में मुब्तला थे और भारत के एक मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनकी अलालत के दौरान अफगानिस्तान के मुतअद्दिद क्रिकेटर्स इयादत के लिए भारतीय अस्पताल भी जाते रहे, ताहम वो जहाँ पर ना हो सके और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक क्रिकेटर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। बेशक इट्स अ वेरी ह्यूज लॉस और अल्लाह उनकी फैमिली को जो रहने वाले होते हैं उनको सब्र अता करे और जो इस जहां से जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन बहुत बड़ा लॉस होता है। लेकिन मुझे समझ इस चीज़ की जो मैं पूछना चाहूँगी, भारत में ज़ेरे इलाज थे और कहीं हॉस्पिटल्स क्या में उनका इलाज मतलब क्या फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा था? क्योंकि जाहिर है क्रिकेटर एक असासा होता है हर जगह का, भारत में या फिर अफगानिस्तान में खुद जो है वो तो उस तरह इलाज की पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे इतने ताल्लुकात नहीं है, तो वो अब नहीं रहे। और भारत के अंदर आई गेस हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो अच्छी हैं। हाँ भारत में है, लेकिन वैसे पाकिस्तान में भी अच्छी है। अगर वो पासपोर्ट लेके वीज़ा के थ्रू ट्रेवल करें तो शायद एग्जैक्टली पाकिस्तान से भी इनफैक्ट जब अच्छे ताल्लुकात थे तो जिगर के ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारे मरीज़ जो है वो सालाना बेसिस पे जाते होते थे भारत, और अभी भी शायद जाते हों क्योंकि बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं जो पाकिस्तान में अभी तक ऑप्ट नहीं हुई जो भारत के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। सो ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक से जब वापस आएंगे बढ़ेंगे आगे और डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक्स को, कहीं मत जाएँ। वेलकम बैक व्यूअर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत ज़मीन के मालिक की मर्जी के बगैर भी जायदाद ज़बरदस्ती ले सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हुकूमत ज़मीन की मालिक के मर्ज़ी के बगैर ज़मीन ले सकती है और अदालत उज़्मा की अहम फैसला जारी करते हुए वाज़ेह किया कि अवामी मफाद में ज़मीन लेना रियासत का इख्तियार है। हुकूमत जायदाद के मालिक की मर्ज़ी के बगैर भी जायदाद ज़बरदस्ती ले सकती है, लेकिन यह हुकूमती इख्तियार मतलब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हुकूमत के इस ताकतवर इख्तियार और बुनियादी हकूक़ के माबैन तवाज़न रखने के लिए आइन के आर्टिकल 23 और 24 उसे रेगुलेट किया करता है और जायदाद के मालिक को सोने के बदले सोना दिया जाए, ना कि सोने के बदले तामा थमा दिया जाए। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सीडीए चाहे जो भी जायदाद जब्त कर रही है इस्लामाबाद में, हालांकि उस वक्त के बेवकूफ़ जो है लोग बैठे हुए जिन्होंने जारी किए वो ज़मीनें और फिर उस पर मीटर भी लगाए, फिर उसके ऊपर प्रॉपर्ली निज़ाम भी चलता रहा और इतने अरसे तक किसी को नज़र नहीं आया। लेकिन इस वक्त काबिल एक इदारे में लोग आए और इन काबिल लोगों को लगने लगा कि मुल्क का ये सीधा करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इनसे ज़मीनें ले ली जाएँ और इनको बदले में जो है वो जिस तरीके से अदालत उज़्मा ने अल्फाज का इस्तेमाल किया कि सोने के बदले में तांबा, और यहाँ पर हो यही रहा है कि सोने के बदले तांबा दिया जा रहा है। लेकिन अदालत उज़्मा के इस फैसले में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि बहुत ज़रूरी है कि अवामी मफाद में अगर आपसे हुकूमत आपकी ज़मीन चाहती है आप उसको हैंड ओवर करें, लेकिन हुकूमत भी इंसाफ करे। अब ये मामला क्या है, इसी कानूनी मामले को समझने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट हैं जनाब जहांगीर जदून साहब, हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सर इस फैसले के हवाले से मैंने तो चूँकि बताया, लेकिन थोड़ा सा आप इसको डिटेल में समझा दीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए, प्लीज़ सर। बहुत शुक्रिया जी हैविंग मी ऑन योर शो। अब इसमें देखें, ये बेसिकली मामला था जो सुप्रीम कोर्ट में आया। ये खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने अपील की थी जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके फैसले के खिलाफ। ये पर्टिकुलर केस था सवाबी का, वहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन हुई थी 1981 में और 80 में, उसका केस जो है अभी 30-40 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। एक तो हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम ऐसा है कि कोई सिविल केस जब होता है तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते 25-30 साल लग जाते हैं, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर एक बंदे ने ज़मीन दे दी है तो उसका अगर पीछे पोता और पोते का अगला जो नस्ल है वो जाके केस करती है, फिर कंपनसेशन मिलती है। बेसिकली जो पब्लिक इंटरेस्ट का जो एक्विजिशन, लैंड ऑफ एक्विजिशन है, ये अंग्रेज़ कॉलोनियल दौर का है कि जब अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वहाँ पे उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने जो कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन कर ली। लेकिन फिर उसमें अंदर मुख्तलिफ जजमेंट आती गई, तरमीम आती गई कि आप लैंड एक्विजिशन करते हैं तो पब्लिक पर्पज़ को डिफ़ाइन किया गया कि पब्लिक पर्पज़ क्या है। अभी आपने इस्लामाबाद में देखा मुख्तलिफ सोसाइटियों के लिए भी लैंड जो है एक्विजिशन जो है होती है, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने हाथ उठा दी कि लैंड जो प्राइवेट सोसाइटियाँ हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो लैंड एक्विजिशन नहीं करती, वो खुद करें। तो लैंड एक्विजिशन के जो एक्ट है उसमें मुख्तलिफ जगहों पे बताया गया है कि लैंड एक्वायर आप करते हैं तो ये तो मतलब एक बंदे का फंडामेंटल राइट है कि वो आर्टिकल 23 और 24 के तहत अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे। लेकिन जब आप पब्लिक पर्पस लोगों के लिए खरीदते हैं तो फिर उसमें गवर्नमेंट जो है वो, अगर जिस तरह कोई पाइपलाइन बिछानी है, कोई सुई गैस लाइन बिछानी है, कोई बहुत बड़ी नेशनल इंटरेस्ट की कोई इंडस्ट्री लगानी है, इस तरह स्टील मिल है कराची में या मुख्तलिफ कोई एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है कॉमरा के अंदर, या बेशुमार हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है, या एयरपोर्ट कोई बनाना है, तो इस तरह फिर लैंड एक्विजिशन जो है वो कर सकती है। तो सर मुझे एक तो ये जो पब्लिक इंटरेस्ट की आपने बात की कि वो पब्लिक इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो इसको हमारे लिए ज़रा वाज़ेह कीजिएगा कि अवामी मफाद से मुराद क्या सिर्फ इंडस्ट्रीज़ लगाना और रोड्स बनाना, या फिर इसी तरह अगर सपोज एक ज़मीन ज़रखेज़ हुई और उस पर ऑलरेडी अगर वो ज़रई ज़मीन हुई और उस पर ज़रात जो है वो लगाते हो वहाँ के, और वो उसको हुकूमत लेना चाहे क्योंकि वहाँ वो इंडस्ट्री लगाना चाहे, तो क्या उस सिचुएशन में अवामी मफाद उसके लिए भी होगा, लेकिन फिर भी ज़रात भी हमारे अवामी मफाद ही है और फिर ज़ाहिर मुल्क भी हमारा ज़रई है। उस सिचुएशन में ये मैं एग्जांपल लेना चाह रही हूँ कि उस सिचुएशन में क्या होगी, क्या वो अवामी मफाद किस तरह से वो डिक्लेयर होगा? देखिए, इसमें ये सिचुएशन होती है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं तो उसकी जो फिजिबिलिटी बनती है तो वो ये इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि प्रोजेक्ट कहाँ पे लगेगा और कहाँ पे फिजिबल है। तो उस वक्त जो प्लानिंग के अंदर लोग शामिल होते हैं उनको चाहिए कि वो जरी ज़मीन ना लें, वो वाली लैंड लें
उस जगह पे जहाँ पे वो बंजर हो, जहाँ पे कोई काश्त न होती हो या वो लैंड यूटिलाइज पब्लिक ना कर रही हो। जिस तरह एक बहुत बड़ा देखें गांव है, आप गांव में जाके वो पूरा गांव आप लेते हैं तो वहाँ पे हजारों लोगों की कब्रिस्तान है, मसाजिद हैं, लोगों की रिश्तेदारियां हैं, तो वो बिल्कुल एडवर्सली पब्लिक इंटरेस्ट को इफेक्ट करता है। ये प्लानिंग कमीशन जब जो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी बनती है तो उस वक्त उन लोगों का काम होता है। तो इसलिए तो कोर्ट में केसेस आते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं जी कि अब हमें डिस्टर्ब करके आप इसको लीड कैप्चर कहते हैं, इसमें काफ़ी जो है जजमेंट आ चुकी है कि अगर आप एक सीडीए जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर है तो लीड कैप्चर नहीं होना चाहिए कि आप एक लीड क्लास के लिए कोई ज़मीन गरीब लोगों से लेकर कैप्चर कर लें। उसमें बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया है कि आप उन लोगों की मफादामा को सामने रखें जिनसे आप ज़मीनें ले रहे हैं, तो उनके भी फंडामेंटल राइट है। तो अगर इन केस कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है गवर्नमेंट की कि वो उसने लेना है पब्लिक पर्पज़ के लिए, मफादामा के लिए, तो फिर उसके लिए पैरामीटर हैं कि आप किस तरह पोजीशन करेंगे। अच्छा जहांगीर साहब, ये आर्टिकल 23 और 24 का जो जायदाद के हवाले से मालिक के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से जिक्र किया गया, ये ज़रा समझा दीजिएगा हमें कि इस आर्टिकल में क्या है। देखिए, उस आर्टिकल में ये है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो हर एक शख्स का, जो पाकिस्तान के सिटीजन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हैं, उनका एक बुनियादी यानी कि एक उसको बुनियादी हकूक में शामिल किया गया है कि वो आपके बुनियादी हकूक है, आप जिस तरह चाहे आप इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर किसी स्टेट को या सब्जेक्ट टू लॉ है ना कि अगर आप देखें ना आपकी घर है तो आप अपनी मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस अपने ज़ाती घर को आप किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता। मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है जी ये तो मेरा अपना घर है, मेरा अपनी जायदाद है, तो मैं इस पे एक कोई वाइन की फैक्ट्री लगा लूँ, तो वो नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर वो प्रोहिबिटेड है या कोई ऐसा बिजनेस चलाए वो लॉ इजाजत नहीं देता तो वो नहीं कर सकता। तो इसलिए फिर वो सब्जेक्ट टू लॉ लिखा गया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस की आपको कानून इजाजत नहीं देता वो उस प्रॉपर्टी पे नहीं कर सकते। अच्छा जहांगीर साहब, एक इमोशनल सेंटिमेंट्स बड़े अटैच होते हैं लोगों के अपनी ज़मीन के साथ। हमारे कानून में इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी शख्स के कोई इमोशनल सेंटिमेंट्स को भी देखा जाए, या कोई अगर पूरा गांव है उसकी कोई मुश्तरका जगह है और उसको देखना, मद्देनज़र रखना, और उस पर आगे, या कोई हमें माजी में ऐसी मिसालें मिलती हों कि कहीं पर हुकूमत बनाना चाहती थी, कुछ लोगों ने केस किया और फिर वहाँ से उन्हें मूव करना पड़ा। तो ज़रा ये भी बताइएगा ताकि ये समझने में भी आसानी हो सके कि अगर आपकी ज़मीन के ऊपर हुकूमत आकर कोई फैक्ट्री या कुछ लगाना चाहती है और आप उनके साथ ताउन करना चाहते हैं तो वो ताउन क्या होगा, और अगर आप उस पर कोई आगे फर्दर लेकर जाना चाहते हैं किसी भी उज़्र की वजह से केस, तो वो कैसे चलेगा? ये देखें, अगर मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये एक नंबर 1 की पॉपुलेशन को डिस्टर्ब ना करे। जहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ पे एक्विजिशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लोग सेटल हैं वहाँ पे, उनकी अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है, उनके कब्रिस्तान हैं, उनके मस्जिदें हैं, उनके ख़ानदान जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो वहाँ पे जब आप उनको डिसमेंटल करेंगे, उनको डिस्पर्स करेंगे एक्विजिशन की तरह, तो फिर उनको तमाम ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्बेंस और ट्रोमा में जाती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट जब कोई प्लान बनाती है, कोई प्रोजेक्ट बनाती है, तो सबसे पहले उनको वहाँ के जो लैंड है उसकी जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं उसको सामने रखना चाहिए कि इस लैंड के अंदर क्या आबादी है। अब देखें ना, इस्लामाबाद के अंदर पोजीशन है, अब जहाँ से मैं आपको बात कर रहा हूँ मेरे बिल्कुल राइट साइड पे कब्रिस्तान है, तो अब पता नहीं कि किस वक्त लोगों का कब्रिस्तान बना, कौन से इधर गांव बात थे, लेकिन वो लोगों को डिस्टर्ब हो गए, यहाँ पे लीड कैप्चर इस्लामाबाद के अंदर आ गया, इस तरह की चीजें जो है। लेकिन जहांगीर साहब, हुकूमत की कोई इख्तियारात जो है वो आईनी हदूद उसकी मुतय्यन हुई है? देखें, वो आईनी हदूद ये है कि पब्लिक पर्पस को डिफाइन किया गया है मुख्तलिफ जजमेंट के अंदर कि पब्लिक पर्पस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तो उसके लिए आप जो है मिसाल के तौर पर एक रोड बन रहा है, तो वो रोड जो है वहाँ के लोग जो है उनके लिए भी बेनिफिशरी है, तो रोड की जो पार्टिकुलर है फिर वो पूरे एरिया को डिस्टर्ब नहीं करता। तो वहाँ पे लैंड को, जिस तरह अगर एक छोटा सा गांव है किसी विलेज पे, TMA तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक रास्ता एक्वायर करती है, तो रास्ते का बेनिफिट लोगों को भी होता है, वहाँ उनकी प्रॉपर्टी जो है। एक नया मुद्दा जो इसमें आ जाता है कि लोग राजी भी हो जाते हैं अपनी ज़मीन देने के हवाले से, लेकिन वो जो अदालत उस्मा ने खुद इस बात को कह दिया कि सोने के बदले जो तांबा फराम किया जा रहा है उससे सबको मसला होता है कि हमें उस रेट पे ज़मीन वापस दी जाती है कि जिसमें हमारे बाप दादा ने ख़रीदी होती है, कोई 70 में या 80 की दिहाई में, और आज उसके रेट कहीं गुना जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब उस पर आप किसके साथ बहस करें, या आप एक नए केस का इनिशिएट करेंगे? ये देखिए, उसमें बुनियादी जो चीज़ें हैं वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर दी गई हैं कि जी आपने
उनको डिस्प्लेसमेंट के लिए भी पैसे देने हैं, सिवरेंस जैसा आपने कहा ना इमोशनल अटैचमेंट होती है, तो जब आप उनको इमोशनल अटैचमेंट से लदा करते हैं तो उसके लिए भी उनको कंपनसेशन दें। देयर डिफरेंट मोड, ओनली ज़मीन की कीमत नहीं है, आप हाँ। उनकी इम्यूनिटीज़ की भी जो है वो पैसे दें उनको, कि उनकी जो इमोशनल डिटैचमेंट होगी उसके लिए भी आप उनको पैसे दें। आप उनकी सिवरेंस के लिए, आप उनकी कंपनसेशन, जिस तरह एक बंदे का कब्रिस्तान है, हर चीज़ का वहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह कंपनसेशन चाहिए। सर इधर ये इस मसले फैसले में इसलिए पैदा लिखा होते गया हैं। है या फिर जो हमारी आइन के आर्टिकल्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है? नहीं, लैंड एक्विजिशन के अंदर भी है और इस जजमेंट ने उसको वाज़ेह कर दिया है कि जो आप काम कर रहे हैं ये गलत है। देखें ना, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी केपीके की, वो अपील में आई, उन्होंने कहा जी उन्होंने डिप्टी कमिश्नर एक रेट, सरकारी रेट पे जमीन एक्वायर कर ली। अब एक मार्केट के अंदर रेट का जमीन का अगर 1 करोड़ पे कनाल है और सरकार कहती है जो हमारे पास तो 20 लाख रुपए कनाल है, तो वो 20 लाख पे एक्विजिशन करना चाहते हैं, जो उनके पास एक सरकारी रेट होता है, तो उस पे नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जी आप मार्केट को स्टडी करें, वहां पे जो इंतकाल होते हैं, जो आपस में प्राइवेट लोग लेन देन करते हैं, उसके मुताबिक जमीन की वैल्यू लगाएं। फिर इन एडिशन टू दैट उस जमीन की वैल्यू के ऊपर जो है फिर आप लोगों को सिवरेंस दें, लोगों के जो स्पेशल कंपनसेशन है, अगर किसी का बाग है, किसी का घर बना हुआ है, किसी का और जो भी अटैचमेंट है, उसके मुताबिक जो है वो फेयर कंपनसेशन दें और मार्केट के मुताबिक कंपनसेशन दें। ठीक सर, मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा फेयर कंपनसेशन की बात इसमें है, राइट, लेकिन वो उसमें है कि जब वो प्रॉपर्टी सपोज मेरी हो और हुकूमत मेरे से लेना चाहिए। यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का जो है हम देख रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे लोग जा भी नहीं रहे केसेस के लिए कि जो प्रॉपर्टीज़ लोगों की हैं, आम आवाम की, इंडिविजुअल्स की हैं, उनके घर बने हुए 20-20 साल हो गए हैं और अब हुकूमत उनको ये कह रही है, सीडीए उनको स्पेशली ये कह रही है कि चूंकि ये जो इलाका है, ये जो लैंड है, ये हुकूमत की है, हाँ। तो इसलिए अब आप लोग अपने घर खाली करें और यहाँ से चले जाए और उनको मुआवजा भी कोई नहीं दिया जा रहा। इस बारे में आप क्या कहते हैं? और तमगा इम्तियाज भी दिया जा रहा है साथ साथ खाली करवाने पर। ये देखें, ये इसमें ये सिचुएशन है कि अगर एक लैंड सीडीए की है तो उस पे तो कोई घर बना नहीं सकता। अगर उसने कोई किसी ने घर बनाया तो सीडीए उस वक्त सोया हुआ था। ये यही सवाल हमारा भी है सर। सीडीए उस वक्त सो रहा था जब गैस का मीटर लग रहा था, जब इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लग रहा था, तो उस वक्त सीडीए कहाँ था? सीडीए के अंदर जो बिल्डिंग रेगुलेशन है या इन्फोर्समेंट रेगुलेशन है वो पूरे इस्लामाबाद के अंदर इन्फोर्सेबल है। देखिए ना, अगर आपने एक लैंड छोड़ी हुई है, आप कंपनसेशन ही नहीं दे सकते या आपके पास पैसे ही नहीं है। मैंने कितने सीडीए के भी केस किए हैं। अगर सीडीए के अंदर उन्होंने कहा जी अब हमने घर बना लिए हैं तो ये एक्विजिशन करना चाहते हैं, तो अगर सीडीए को कह दिए कि आप कल पैसे कोर्ट में जमा कराएं, सीडीए कहते हैं हमारे पास तो बजट ही नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। सीडीए तो लोगों की जिंदगी से बहुत ज्यादा खेल रहा है कि सीडीए उस हवाले से कोई कोर्ट का फैसला, उस हवाले से कोई कोर्ट की हमारे पास रीडिंग्स कुछ इस तरह है या आइन में कोई ऐसी चीजें हैं? देखिए, आइन तो वाज़े क्लियर है ना कि आपकी बुनियादी जो हकूक हैं उनके खिलाफ कोई काम नहीं हो सकता। ये आपका बुनियादी हकूक है कि अगर आपसे आज से 40 साल पहले ज़मीन ली गई है, अगर आपको अभी कंपनसेशन नहीं मिली अभी तक, तो इस वक्त का जो रेट है उसके मुताबिक आपको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। अगर अभी ज़मीन अगर वहाँ पे 3 करोड़ पे कनाल है इस्लामाबाद के अंदर, तो वो 3 करोड़ के हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, ना कि 1980 के जो 40-50 साल पहले की कंपनसेशन है उसके मुताबिक। क्योंकि ये तो भाई बंदे का क्या डिफॉल्ट है। अब सीडीए ने अगर पैसे नहीं दिए टाइम पे या एक्विजिशन कर ली है, या वहाँ पे जो बीयूपी जिसको कहते हैं बिल्ड अप प्रॉपर्टी है, वो आपने गिरा दी है, तो उन सारी की कंपनसेशन जो है वो सीडीए को देनी चाहिए। अब सीडीए का देखें ना, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस बनाया जी कि सीडीए की टेरिटरी जो है ये वहाँ तक है। उन्होंने तो जेलम तक सीडीए को डिक्लेयर कर दिया कि ये पिंडी जिसको चाहे वो जेलम तक जो है एक्विजिशन कर सकती है। इस तरह नहीं हो सकता। आप देखें ना, आप जहाँ पे आईसीटी की टेरिटरी है वहाँ पे लोगों ने अगर घर बना लिए, कॉलोनियाँ बन रही है, तो सीडीए पहले खामोश रहता है। जब पीछे से कोई डंडा आता है तो सीडीए जाके हमला कर देता है। तो इस तरह नहीं है। जब वो इंक्रोचमेंट अगर कर रहे हो, बना रहे हो, तो आप उनको स्टॉप करें। अगर बना रहे हैं तो फिर उनको कंपनसेशन दें। और अगर कंपनसेशन नहीं दे रहे तो उस में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए? ये ऑफ कोर्स बेशुमार आज तक कल सबसे ज्यादा लिटिगेशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो सीडीए की है। आप ये भी कह सकते हैं कि 50 से 60% जो लिटिगेशन है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में, वो सीडीए की चल रही है। सीडीए के अंदर इस इदारे की वैसे इस इदारे पे भी एक सवाल करना चाहती हूँ। अगर आपने कहा 50 to 60% लिटिगेशन जो है वो सीडीए के खिलाफ है इस वक्त कोर्ट्स में, तो आखिर इस इदारे की वो अहमियत और इफादियत क्या रह जाती है और उस पर हुकूमत कोई एक्शन, कोई सुपरविजन, कोई इस तरह क्यों नहीं बनाती है? नहीं, हुकूमत ने देखो, हुकूमत तो जो
स्ट्रक्चर लेके आती है। सबसे पहले सीडीए के अंदर जो भी चेयरमैन आता है उसकी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, वो मेरिट पे नहीं होता। जो मेंबर आता है वहाँ पे वो मेरिट पे नहीं होता। उन्होंने तो जिस बात है। मकसद के लिए जिस मकसद के लिए वो आते हैं वही काम करते हैं। उनको पब्लिक इंटरेस्ट का कोई शौक ही नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें। जो भी जैसे ऑर्डर मिलता है, आपको पता है सीडीए के अंदर चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक जो है लोग इन्वॉल्व होते हैं। हर जी, रोज जो है वो बिल्कुल। सीडीए का चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर या ऊपर से जितनी भी है वो कॉल पे काम करता है, ये इधर कर दो वो उधर कर दो। तो सीडीए का तो गवर्नेंस का जो है बहुत बड़ा इशू है सीडीए के अंदर, और गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है कि सीडीए को जब तक इसके अंदर प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए प्राइवेट लोगों को ला के इसकी सीडीए के अंदर मोनोपोली गवर्नमेंट की खत्म नहीं की जाती, या यहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, अभी देखें कितने अरसे से इसके इस्लामाबाद के जी, अंदर फाल इलेक्शन ही नहीं। नहीं हुआ लोकल गवर्नमेंट। हाँ, तो यही हाँ, वजह है ना कि वो उसको फाल ही नहीं होने देते इस सिस्टम को। बिल्कुल। अच्छा सर, बहुत सारी ये जो सोसाइटीज़ हैं ये भी जब बनती हैं तो सीडीए इसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन आज वो सोसाइटीज़ जो हैं उनको भी यकतरफ बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया गया है और एक लंबी फहरिस्त जारी है उसमें जिन लोगों के घर हैं उनका क्या कसूर है। फिर हमने देखा सीडीए से वो वाला मामला भी हल नहीं हुआ जो इस्लामाबाद के अपने बेसिकली यहाँ के रिहायशी थे, उनकी ज़मीनें जो एक्वायर की गई थी आज दिन तक उनको प्रॉपर्ली मुआवजा नहीं मिल सका। अभी जो तीसरे नंबर पे केस जारी उसारी है कि बरी इमाम की लैंड एक्वायर कर लेना या D13 की तरफ जो है वो लोगों के घर उजाड़ देना या चट्टा बख्तावर, या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। तो इस जगह पे कानूनन अब उधर के जो रिहायशी हैं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है 84 का वो भी ये कहता है कि आप एतराज़ात सुनना बहुत ज़रूरी है, फिर मुआवजा देना जो है वो लाजमी करार दिया गया उसमें। लेकिन वहाँ पर तो हम देखते हैं कि हमारे जो वज़ीरे दाखिला साहब हैं उनका बिल्कुल रवैया ही बड़ा सख्त होता है कि हमारी टीम ने किसी एक का भी घर गिराया हो जो कि जायज़ बना हो तो आप मुझे बताएं। तो इस जगह पे वो मासूम अगर शहरी जिनको आज से 10-12 साल पहले किसी प्रॉपर्टी डीलर ने घर बेचा है, वो कहाँ पर जाएं? फेडरल ओम्बड्समैन में जाएं, वो अपना वकील लेकर डायरेक्ट जो है वो हाई कोर्ट की तरफ रुख करें? कहाँ पर उनकी सुनवाई होनी चाहिए? देखिए, एक इसमें थोड़ा सा जो लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या घर बनाते हैं उनको भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि मैं जो प्रॉपर्टी जल्दी में देखे ना, अब आप मुझे कोई बंदा कहिए हाँ जी ये वाली ज़मीन जो है वो सस्ती बिक रही है, तो वहाँ पे छलांग नहीं लगानी चाहिए। आप देखें ना, आपने अगर अपने हार्ड अर्न मनी आपकी हक हलाल की है, जिस तरह भी आपने पैसा बनाया हुआ है, तो उसको कम से कम उसकी सिक्योरिटी या सेफ्टी का तो ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें कि मैं जहाँ पे ज़मीन ले रहा हूँ। ये सबसे बड़ा इसमें देखें ना, इसमें अगर एक लीगल चीज़ें आ जाएं कि आप जो भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र करेंगे, कन्वेंसिंग करेंगे, उसका सिस्टम डिजिटल होना चाहिए, और वो आप एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के जरिए दुनिया के अंदर चले जाएं आप, जिसको कन्वेंसिंग कहते हैं कि प्रॉपर्टी एक से दूसरे ट्रांसफ़र होती है, तो वो सारा वकला के जरिए होता है, वकील उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इवन जो बंदा खरीदता है या बेचता है, बेचने वाले के अकाउंट में पैसे भी नहीं जाते जब तक प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर ना हो। उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन होती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि जी आप ये ठीक है, प्रॉपर्टी मालिक को मिल गई है, कानून के ज़ाब्ते के अंदर मालिक की प्रॉपर्टी है, तब जाके पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अदरवाइज वो एक जिसको सैक्रस अकाउंट होता है, वो एक अमानत के तौर पर फिडुशियरी अकाउंट में रहते हैं पैसे, जब उसको मिलते ही नहीं है परचेजर को, जब तक उसकी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्री होती है उसमें क्लियर ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो आप किस किस को समझाएंगे? यहाँ पे तो कोई बंदा 5 लाख रुपए कम प्रॉपर्टी कीमत लगाता है तो वो छलांग लगा के 100 रुपए का स्टाम्प लेते हैं और जाके घर बना लेते हैं। वहाँ पे आप देखें ना, आप सीडी के पास तो इतनी इन्फोर्समेंट ही नहीं है कि जाके चट्टा बख्तावर में चेक करें कि गली में कौन मकान बना रहा है, क्या वो इंक्रोच कर रहा है। वो तो जब बाद में प्रेशर आता है तो कहते हैं जी आप इस्लामाबाद के अंदर देखें कितनी इंक्रोचमेंट हुई है। आप ये भी जरा दूसरी साइड भी देखें ना, आप इसकी जो अर्बन सेक्टर है F6 में चले जाएं, G6 में चले जाएं, F7 में चले जाएं, G7 में। सर जी, उधर जो सबसे पुराना मसला इस्लामाबाद का है, सीडीए फिर भी उस तरफ नहीं आ रहा है। कच्ची आबादियां जो बनी हुई हैं मेन सेक्टर्स के अंदर बनी हुई हैं, इन लोगों को घर अलॉट भी हुए हैं 12 को में, वो वाले घर किराए पे लगा के ये वापस आ गए हैं यहाँ पे। ये देखें, इधर तो बहुत ज्यादा लैंड के इशू हैं। कच्ची बस्ती बन जाती है तो कच्ची बस्ती में जब एक बंदा 30-40 साल से रह रहा है तो वो कहता है जब मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आ जाते हैं जी कि हमारी इस बस्ती को, उसके लिए कोई अल्टरनेटिव दे ना सीडीए। अगर जब एस्टैब्लिश हुई है तो आप खामोश क्यों थे? सीडीए को नहीं पता होता कि वहाँ पे भाई, ये तो सटल सेक्टर की बात कर रहे हैं, उसमें तो सीडीए वाच कर सकता है ना। अगर आप किसी रूरल एरिया में आपके पास नहीं है, कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, या वहाँ पे जा नहीं सकते, लेकिन जो सटल एरिया है उसमें तो आप इसको देख सकते हैं ना। एक कच्ची बस्ती जो है आप देखें, वो आई जो जहाँ पे सब्जी मंडी है वहाँ से हटाई गई थी, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने बड़ी स्ट्रांग ग्राउंड लेके वहाँ से हटाई थी, वरना वहाँ पे सारे अफगानी आगे बाद हो गए थे। वहाँ पे आपने अगर देखा हो तो वहाँ पे कच्ची बस्ती तमाम जो थी वो अफगानियों की थी, और वहाँ पे तरह तरह के कारोबार हो रहे थे।
तो वो बड़ी मुश्किल से अब उसको उठाया गया। लेकिन सर और इसमें वहाँ पे कुछ यूं भी ऑब्जर्वेशन है मेरी कि बहुत सारी जो कच्ची बस्तियों में बसने वाले लोग हैं ये खुद सीडीए की यूनियन के हिस्सेदार हैं और वहाँ पर जॉब्स भी करते हैं। हमारे खास मोस्टली लोग तो माली हैं, होते बहुत हैं, सारे वैसे भी माली हैं सीडीए और इस के तरीके जितने से माली हैं। हैं उनकी तादाद ही कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वजह से यूनियन का मसला सीडीए के विद इन द सीडीए एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो इस वजह से उनको छूटती हुई है, क्योंकि जितना इस वक्त इंक्रोचमेंट हुई है, जितना जिक्र हुआ है सर इस पूरे पिछले 4-5 महीने में, ना मोहसिन नकवी साहब ना मोहतरमा जो करवा रही थी ये सब कुछ या जो इसमें शामिल थे, किसी की तरफ से कच्ची आबादी का नाम भी लिया गया हो। ये देखें ना आप, कच्ची आबादी तो वो तो अभी कहते हैं जी वो तो एक परमानेंट सेटलमेंट बन चुकी है, उसको तो इनक्रोचमेंट का लफ्ज ही नहीं दिया जाता। यहाँ पे अगर देखें हम भी अब मुसलमान हैं, यहाँ पे मस्जिदें जो है इनक्रोच करके बनाते हैं। आप मस्जिद को आप गिरा के देखें ना, एक मस्जिद गिराई है सीडीए ने, तो क्या शुरू हुआ है अब तो ये अब आप पार्कों में जाके देखें ना, पार्क जो है पब्लिक पार्क है, भाई कोई बंदा नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है उसका जाती फेल है, लेकिन आप जितने भी आपके सेक्टर देखे उनमें जो पब्लिक पार्क है वहाँ पे मस्जिदें बन गई हैं। तो भाई आप एक मस्जिद नबी अगर इजाजत लेके बनती है अगले की जमीन लेके, तो आप उससे बड़ी मस्जिद तो इस्लाम के अंदर कोई है ही नहीं है। तो यहाँ पे मस्जिदें भी लोग बना लेते हैं, दुरुस्त जो मर्जी है, हर कब्रिस्तान भी बन जाते हैं जी। सर आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि एक आम शहरी अगर उसको इस फैसले को समझना हो और उनकी ज़मीन पर सरकारी मंसूबा कोई शुरू हो गांव देहात में, तो उनको किस तरीके से जो है वो अपने कानून के तहत जो है वो चलना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए या केस को परस्यू करना चाहिए और इदारे के साथ ताउन करना चाहिए? ये हम देखें, मैं कोशिश करूँगा कि ये वाला जो जजमेंट है इसको उर्दू ट्रांसलेशन करके अपलोड कर दिए वेबसाइट पर, कि ताकि आम जो देहात के लोग हैं जिनकी ज़मीनें होती हैं वो इस फैसले को समझने में उनको आसानी हो और वो आसानी से पब्लिक तक ये चीज़ पहुंच सके कि इस फैसले के क्या असरात होंगे और इसका क्या बैकग्राउंड था और किस तरह ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने अब होल्ड किया है कि जी ये वाले आपके फंडामेंटल राइट हैं और जो एक्विजिशन एजेंसी होगी उनको ख्याल रखेगा। ये मैं कोशिश करूँगा कि किस तरह इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके ज़रूर कोशिश कीजिएगा। वेल बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जैदून साहब आपके वक्त के लिए। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जहांगीर जैदून साहब मौजूद थे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी कानून पास होता है उसके पीछे हुकूमती मफाद और अवामी मफाद देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन वो अवामी मफाद सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की नज़र में अवामी मफाद नहीं होना चाहिए। वो आवाम जो है, जिस तरीके से एक एग्जाम्पल कोट हुई कि रोड अगर बननी है तो रोड से आपका और मेरा फ़ायदा होना है, तो उसमें अगर हम अपनी ज़मीन देते हैं तो उसके अल्टरनेट पे भी हमें ज़मीन मिलनी चाहिए। और ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है कि वो प्रोजेक्ट शुरू हो के कंप्लीट भी हो जाता है, लेकिन वो जो मुतासिरीन हैं उनको उसका मुआवजा उस वक्त तक नहीं मिला होता। अगर बर वक्त मुआवजा मिल जाए और ये सारे काम हो जाएं तो फिर मेरा ख्याल है कि आवाम जो है वो भी ताउन करेगी। हाँ, और उनको आई थिंक अपनी ज़मीन देने में कोई मसला नहीं होगा जब उनको उसका मुआवजा मिलेगा। तो जाहिर है हम भी यही चाहते हैं हमारा मुल्क तरक्की करे, उसमें जितना हम सबका पार्ट होता है हम प्ले करना चाहते होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कोई भी अपना के जो बहुत ज़्यादा सराउंडिंग्स हैं वो है रूरल एरियाज। वहाँ पर किसी ने ज़मीन खरीदी है 10-20 साल पहले, और मुझे तो ये लगता था कि जिस तरीके से हाईवे के ऊपर बहुत सारी साइड एरियाज पे इकबाल टाउन भी आता है, वहाँ पर खन्ना पुल भी है, शखरियाल भी है, ये इलाके पाए जाते हैं। अब ये खुले इलाके हैं, इनको कोई भी रेगुलेट नहीं करता। सीडीए के अंडर तो आते हैं, लेकिन सीडीए का एक भी मुलाजिम आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। वहाँ पर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा है, कोई सीडीए के मुताबिक घर नहीं डिज़ाइन होके बनते, कोई वहाँ पर कचरा उठाने वाला नहीं है, वहाँ पर इर्रेगुलर किस्म के वो हैं कब्रिस्तान बने हुए हैं। लेकिन अब अगर आज जाके वहाँ पर ज़मीन ये लेना शुरू कर देते हैं तो उन शहरियों का क्या कसूर है कि उन्होंने इतने अरसे पहले जो है वो ज़मीन वगैरह, जाहिर सी बात है, और उनके पास तो इतनी इस्तेताअत भी नहीं होती है कि कहीं अच्छी और पोश जगह में जाके घर खरीद। फिर वो सोसाइटीज़ के जो इस वक्त तक तो चले थोड़ा सा बेहतर निज़ाम हो गया होगा, इन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी होगी कि ये सोसाइटीज़ हमारे पास अप्रूव्ड हैं, ये नहीं है, लेकिन उन सोसाइटीज़ में पहले तो वो लिस्ट जारी नहीं हुई थी कि आप सीडीए के पोर्टल पे जाके देख सकें कि आया फलां सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं है। और आपने वहाँ पर महंगे दामों 5 मरले का प्लॉट खरीद के अपना घर बना लिया और उन्होंने आपको बोला भी ये सीडीए अप्रूव्ड है। हाँ, और आज आप जो है वो लड़ रहे हैं। यहाँ पर तो अक्सर बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज जो इस्लामाबाद में आती भी नहीं है। हाँ, इसमें एक और भी चीज़ होती है कि सीडीए में चूंकि ऐसे लोग होते हैं जो उनको ये डॉक्यूमेंटेशन फराहम कर देते हैं कि जी ये सीडीए अप्रूव हो गई है, बाद में पता चलता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन जाली थी। अब जाहिर सी बात है वो डॉक्यूमेंटेशन आपकी उस तरह दस्तरस में नहीं होती है कि आप जाके उसकी चेकिंग करवा लें कि आए डॉक्यूमेंट फेक है या फिर नहीं रियल है, लेकिन उसकी बेसिस पे लोग जो है वहाँ ज़मीन ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि जी उनकी चूंकि सेटलमेंट थी किसी के साथ, तो इसलिए जो डॉक्यूमेंट था वो फेक था। अब उस सिचुएशन में वो बंदा क्या करें जिसने वहाँ पे ज़मीन ली है।
हमारे यहाँ पर एक इदारे को यूज़ किया जाता है, बहुत सारे इदारों को यूज़ किया जाता है वक्ती तौर पर, और उसका फिर नाम आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं और फिर वो बैठ जाता है। आप अब बताएं कितना अरसा हो गया हमने टॉपिक में कभी भी नैब डिस्कस किया हो? ये अभी नेवर। और एक वक्त ऐसा था कि नैब सुबह शाम नैब 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 होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हर जगह पे मौजूद है। यहाँ पर इदारों को जो है वो यूज़ किया जाता है दूसरे को डराने धमकाने के लिए, और अवामी मफाद के नाम पर जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो हुकूमत करती है जिनका कोई ताल्लुक जो है वो अवामी मफाद से नहीं होता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर अबाउट दिस गवर्नमेंट। पिछले जो अदवार गुजरे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि इस्लामाबाद के मेन सेक्टर्स के अंदर जिन्होंने अपने ऑफिसेज़ बनाए हुए हैं, लोगों से पैसे हथिया के वो भाग चुके हैं। उनके ऑफिस आज भी मौजूद हैं। एसिस डीसीज़ के पास कंप्लेंट्स भी गई हैं। उस वक्त एसिस डीसीज़ आज से 2-4 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ना उन्होंने कुछ उस पर किया है। ओवरसीज़ लोगों ने भी उस पर कंप्लेंट्स करवाई हैं, ना उस सोसाइटी के हवाले से कोई मुरासला जारी किया गया है कि ये गलत सोसाइटी उन्होंने पैसे खाए हैं, ना उनकी ज़मीन को जाके जो है वो सील किया गया है। तो ये सूरत हाल ये भी होनी चाहिए क्योंकि आम आवाम के साथ जाती है। जाहिर है हम इस मुल्क में रहते हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क की खातिर, जाहिर है हम करते भी होते हैं, लेकिन ये जो पब्लिक इंटरेस्ट होता है इसकी वजाहत मुझे चाहिए कि आखिर पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो है अवाम के लिए बेहतर है, या फिर अवाम को लगता है कि ये हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि अगर अवाम को लगता हो तो फिर अवाम, मेरा नहीं ख्याल कि अपनी चीज़ को गिव अप करने में और उसके एवज़ जो है मुआवजा एक्सेप्ट करने में उनको कोई मसला भी होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारे गांव में सरकारी स्कूल कोई नहीं था, बल्कि ऐसा कोई ख़ास स्कूल ही उस वक्त नहीं था। सो मेरे दादाजी ने अपनी ज़मीन में से 5 अरब ज़मीन वहाँ के हाई स्कूल को दी, और उसके बदले में उनको उन्होंने मुआवजा नहीं लिया तो उनको एक ऊंट गिफ्ट किया गया था। ये बहुत पुराने दौर की बात है। सब वो देखें, वो एक पब्लिक इंटरेस्ट था, उसके लिए मेरे दादाजी ने जो किया उसके बाद वो उनका अपनी तरफ से था ना कि मेरा गांव जो है वो बेहतर हो जाए, वहाँ पे एजुकेशन आम हो जाए। तो ये देखिए अब हमें जहाँ नज़र आता है कि हाँ हमारा फ़ायदा है, हमारे आगे की आने वाली जनरेशन्स का फ़ायदा होगा, तो उसके लिए कोई भी अपनी ज़मीन देने से पीछे नहीं हटेगा। बट द पॉइंट इज़ कि इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किसके लिए बेहतर है। दूसरी चीज़, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं ना इस्लामाबाद में, जब इस्लामाबाद स्टार्ट में बन रहा था, कैपिटल डिक्लेयर किया गया, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों से उनकी ज़मीनें ले ली गई। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक उसका मुआवजा मिला ही नहीं है। और जब वो लैंड डिपार्टमेंट्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये तो उस वक्त का जो बेसिकली डेटा है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो सिर्फ निकालने के आपके 10-12 लाख रुपए लगेंगे कि हम आपको वो दिखाएं कि जी ये डॉक्यूमेंट है उस वक्त का। अब आप सोचें कि जिन बेचारों को उस वक्त का मुआवजा ही नहीं दिया गया, राइट, वो 10-12 लाख रुपए सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन निकालने के लिए लगाएं, उसके बाद फिर वकील करें, उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट के चक्कर काटें, उसके बाद कहीं जाके उनको मुआवजा वापस मिलता भी है कि नहीं मिलता, वो भी एक अलग स्टोरी है। दूसरी एक और निजी हाउसिंग सोसाइटी है जो कि अब बहुत चूंकि फैलती जा रही है, ठीक है, सो वो हर गांव देहात जो उसके बीच में आता जा रहा है वो वहाँ से ज़मीन लिए जा रही है, और बहुत ही औने पौने दाम जिसे नहीं कहते हैं वो लिए जा रही है। अच्छा। लेकिन उसके खिलाफ कोई जाके कंप्लेंट भी नहीं कर सकता है। सो ये भी एक सवाल है कि उस सिचुएशन में वो बेचारे लोग कहाँ जाएं जो कंप्लेंट करना तो चाहते हैं, अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, जिनकी ज़मीन है वो नहीं देना चाहते। भाई उनको अपनी ज़मीन प्यारी है, इमोशनल वैल्यूज़ हैं, उनके दादा परदादा की वो ज़मीन है। सो उस सिचुएशन में वो किसके पास जाएं, वो तो कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वो सीडीए की सुस्ती। ये एक्चुअल केसेस है जो बेसिकली जिनकी बेसिस पे मैंने ये बात की है कि हाँ ऐसे लोग मैंने देखे हैं, इनसे बात हुई है जो ये चाहते हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। एग्जैक्टली। ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ वक्फा शामिल करते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, गर्मियों का मौसम है, ज़ाहिर है इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो दर्जा हरारत चल रहा है वो 800
30 से 34 के बीच है, पेशावर में भी तकरीबन 34 ही है, लेकिन वैसे ही गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई है। और आज से अगर 2-3 दिन पहले की बात की जाए तो ऐसी गर्मी पड़ रही है कि ऐसे लगता है कि एसी शायद या तो कूलिंग नहीं कर रहे हैं हमारे, या फिर हमने चलाए ही नहीं हुए, या फिर मैं तो बार बार ये चेक करती रहती हूँ कि मोड तो कहीं चेंज नहीं हो गया। सो गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक के ज़्यादा ख़दशा ज़्यादा बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक, पानी की कमी, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं हमारे माशरे के, दिल के जो मरीज़ हैं, जो सिर्फ दिल के मरीज़ नहीं, बाकी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी जो हैं वो आ जाते हैं। वो जब बाहर सन का एक्सपोजर लेते हैं, खुले आसमान तले काम करते हैं, उनमें किसान वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। आज मैंने ये टॉपिक स्पेसिफिकली इसीलिए रखा है कि हम जानना चाहते हैं कि जब शदीद गर्मी दिल की सेहत पर कैसे असरअंदाज होती है, हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है, और गर्मियों में सेहतमंद रहने के लिए किन एहतियाती तदाबीर को जो है वो अपनाना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। गर्मियों में अब हीट स्ट्रोक की हमने जो अब तक सिर्फ किस्म सुनी थी वो यही कि सन एक्सपोजर से हीट स्ट्रोक होती है, लेकिन बॉडी कैसे हीट एक्सर्ट करती है और उसकी वजह से क्या जो है माहौल पे भी वो किस तरह असरअंदाज होती है। फिर हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सरसाइज भी करते हैं, और स्पेशली गर्मियों में एक्सरसाइज करना ज़ाहिर है उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन के भी मसाइल पेश आ सकते हैं। सो कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसलिए इसको एक्सेसिव भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कितनी मिकदार उसकी होनी भी ज़रूरी है। इन सब पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने मधु किया है। सीनियर कंसल्टेंट है, मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर शाहिद बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। जैसे सर मैंने अपने इंट्रो में भी बताया, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से हम हमेशा सिर्फ हीट स्ट्रोक की बात करते हैं कि सन एक्सपोजर से हीट स्ट्रोक हो सकता है, इसलिए इसको कम किया जाए, जितना आप सन में ना एक्सपोज हो वो बेहतर है, सन ब्लॉक लगाया करें। लेकिन इसके अलावा आप मुझे इसकी अक़साम के बारे में भी बताइए और इससे कैसे बचा जा सकता है, उन चीज़ों के बारे में भी गाइड कीजिए। देखें, सन स्ट्रोक जैसे आपने कहा, इसकी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। सन स्ट्रोक जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि जब कोई आदमी जो है वो सन से डायरेक्टली एक्सपोज होता है, तो और बहुत देर तक हो। ख़ास तौर पे मैं यहाँ कहूँगा कि मज़दूर लोग जो होते हैं, जो बेचारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं दोपहर के टाइम ख़ास तौर पर, तो वो जब सन ज़्यादा जब हीट होती है तो वो बाहर का जो टेम्परेचर है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, वो अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा हो जाए तो जो इनर कोर जो टेम्परेचर है इंसान का वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये तो हो गया सन स्ट्रोक। एक दूसरा जो स्ट्रोक है जो कि जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते, वो है एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। यानी जो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो और बंदे को हल्का सा बुखार भी हो या वो कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा हो, ठीक है ना, उसकी वजह से भी उसका जो इनर जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से उसका इनर कोर जो है वो टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 फ़ारेनहाइट, क्योंकि ये दोनों पैमाने हैं जो कि नाजरीन को ये भी पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड या सेल्सियस जिसे हम कहते हैं, तो सेल्सियस में अगर हम देखें तो वो नॉर्मल टेम्परेचर जो इंसान की जिस्म का अंदर का जो है वो 98.4 फ़ारेनहाइट जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म के अंदर एक नॉर्मल टेम्परेचर रखा हुआ है ताकि उसकी होमियो जो मेडिक्स है या जो होमियोस्टेटिक है वो कंडीशंस ऐसी बन जाएं कि वाइटल ऑर्गन जो हैं वो काम कर सकें। बिल्कुल ऐसे जैसे गाड़ी में आप देखें कि उसमें भी एक थर्मोस्टेट एक मैकेनिज्म होता है, उसके लिए रेडिएटर होता है, पानी की एक ख़ास पाइप्स होती हैं जो कि जब बॉडी ज़्यादा गाड़ी जो है वो हीट अप नहीं होने देती, और अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो एक ख़ास सिस्टम के अंदर कूलिंग सिस्टम एक एक्टिवेट होता है। इसी तरह इंसानी जिस्म में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है जिसको हम थर्मोस्टेट कह सकते हैं या होमियोस्टेट एक मैकेनिज्म है जो कि हमारी स्किन के साथ भी रिलेटेड है। तो अब देखें कि जब इनर कोर बॉडी टेम्परेचर जो है इंसान का 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या है कि वो जो हमारा होमियोस्टेटिक सिस्टम है, जो थर्मोस्टेट सिस्टम है इंसान के अंदर लगा हुआ, वो फेल हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये हीट स्ट्रोक हो गया। तो हीट स्ट्रोक जो है वो एक तो सन स्ट्रोक की वजह से हो गया जो एनवायरनमेंट की वजह से हुआ था, और एक जो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक जिसका मैंने जिक्र किया उससे भी बचना चाहिए। अब उसको बचने के जो सबसे जो मेन चीज़ है वो क्या है,
पहली चीज़ तो ये है कि आप जो हीट है उसको कम करना शुरू करें। ठीक। वो कैसे होगी कि अगर कोई बंदा मतलब बाहर काम कर रहा है फील्ड में और वहाँ सनलाइट जो है वो डायरेक्ट धूप है, इसको लू लगना भी कहते हैं। जी जी। देखें अगर हम तर्जमा करें उसका, तो हीट स्ट्रोक का जो दूसरा तर्जमा है वो लू लगना है। तो उससे फौरी तौर पे जो मरीज़ है उसको बचना चाहिए, उसको किसी सायादार जगह में ले जाएं, उसको शेड के नीचे ले जाएं या ठंडी जगह पे ले जाएं। ठीक है, अगर कोई करीब कूलर लगा हुआ है या कोई एसी लगा हुआ है तो उस माहौल से उसको शिफ्ट करें, पहली बात। ठीक है। उसके बाद उसको फिर वहाँ से आप इमरजेंसी में कर देखें। यहाँ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हीट स्ट्रोक जो है वो एक इमरजेंसी है, क्योंकि अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे पहले 15-20 मिनट के अंदर अंदर तो पेशेंट जो है वो नहीं तो सर होता वो क्या है? शॉक में जा सकता है। फेंट हो जाएगा पेशेंट और गिर जाएगा, क्या होगा पेशेंट? देखिए इसमें यह है कि सबसे पहले जब कोर टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल तो वो 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कोर टेम्परेचर, लेकिन जब अगर वो बढ़ जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा तो पेशेंट को एक तो फीवरिश फीलिंग शुरू हो जाएंगी। दूसरा ये है कि उसके अंदर जो रेब्डोमाइलोसिस कहते हैं उसको, यानी जो मसल्स हैं उसके अंदर वो एक कैटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा बजाय मेटाबॉलिज्म के। तो उसका जो मसल्स हैं उनमें प्रोटीन्स होती हैं, हमारे खून के अंदर भी प्रोटीन्स होती हैं, वो क्या होती हैं कि वो डिहाइड्रेशन की वजह से वो क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। देख इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं या जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनमें दिल को ज़्यादा काम करना शुरू करना पड़ता है जब ये डिहाइड्रेशन हो जाए तो, क्योंकि दिल ने स्किन के जो वेसल्स हैं वहाँ भी ब्लड पंप करना है। तो फ्रॉम टो टू हेड, फ्रॉम टो टू ब्रेन जो पंपिंग सिस्टम है वो तो दिल का है। तो जब हीट ज़्यादा हो जाएगी तो उसको कंपनसेशन करने के लिए जो बॉडी मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो दिल को डबल काम करना पड़ जाएगा। ठीक है ना, वो ज़्यादा पंप करना पड़ेगा उसको, ताकि स्किन के जो वेसल्स हैं वो क्योंकि डायलेट होना ज़रूरी है उनका। इसीलिए आप देखें कि जब हीट स्ट्रोक होता है तो सबसे पहले जो मरीज़ है उसको डिजीनेस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। पेशेंट जो कंफ्यूज हो जाता है, पेशेंट जो है वो उसकी जो स्किन है वो हॉट और ड्राई हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है कि अगर ये सिम्टम्स शुरू हों तो उसी वक्त मरीज़ को जो है ना चाहिए कि वो कहीं उसकी रेमेडी करे, उसको फ़ौरन वो ख़ुद से भी अगर कर सके तो। अगर वो ये चीज़ें ना की जाएँ तो फिर जो जैसे आपने पूछा कि वो क्या होगा कि पेशेंट जो है वो डिज़ी हो सकता है, वो अनकॉन्शियस हो सकता है और बाज़ औक़ात कन्वल्जन्स भी हो जाती हैं, बाज़ औक़ात जैसे सीजर्स होती हैं। तो अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा। खुद से सर रेमेडीज से मुराद क्या, मतलब इमीडिएटली अगर किसी को ये फील हो कि शायद मुझे सफोकेशन फील हो रही है या मुझे डिजीनेस हो रही है, मेरे सर चकरा रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही कि वजूहात क्या है, सो फौरी तौर पर उसे कौन सी रेमेडीज खुद कर देखें। जो काम कर रहा है, अगर मजदूर है तो उसको चाहिए कि वो साए में बैठ जाए, ठीक है, ठंडी जगह पे बैठ जाए और कोशिश करे कि देखें इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है। ठीक, तो सिंपल जो वाटर है मैं कहूँगा कि उसकी जगह पर अगर आप लेमन वाटर जो है वो अगर पिए तो वो आपको रिलीफ दे सकता है। ORS वाला पानी जो है वो कोकोनट नमकियात पूरी करे, ताकि वो जो बॉडी का जो मैंने बताया ना जो होम्योस्टेसिस जो निज़ाम डिस्टर्ब होता है आपकी सारी वो, और फौरी तौर पे मरीज जो है वो खुद से सही हो जाए। जूसेस पी लें, आप जूसेस पी लें, ठंडी जगह पे बैठ जाएं और अगर वहाँ पे कोई कूलिंग सिस्टम है तो वहाँ शिफ्ट हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो ऑलरेडी आपने अपनी गुफ्तगू में भी जिक्र किया कि हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं या दिल के अमराज जिनको ऑलरेडी लाहक हैं, उन लोगों को तो ऐसा काम बिल्कुल शोभा ही नहीं देता कि वो जाएं डायरेक्टली सन एक्सपोजर में। लेकिन अगर वो आप जो दूसरा बता रहे हैं कि एक्सेसिव हीट की वजह से विद इन द होम या आप कहीं पर भी मौजूद हैं तो वहाँ पर भी आपने ख्याल रखना है, उनके साथ इसकी हिद्दत और शिद्दत मज़ीद ज़्यादा होती है क्या? उनके साथ मज़ीद ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं? बात ये ना कि वो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि बूढ़े लोग यानी 60+ और बच्चे भी ये दो कैटेगरीज ऐसी हैं कि जिनका जो होम्योस्टैटिक सिस्टम है ना वो अभी इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ होता, उनमें इम्यूनिटी नहीं होती। ठीक, तो इस वजह से ऐसे जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ये जो एक्सट्रीम ग्रुप है यानी टीन एजेस, जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अब स्कूल जाना भी ज़रूरी है, ठीक है ना, या कहीं एकेडमीज़ में पढ़ रहे हैं बच्चे तो दोपहर को छुट्टियाँ तो हो जाती हैं, लेकिन फिर भी एकेडमीज़ चल रही होती हैं, उनके बेचारों को कोई ना कोई टेस्ट होना शुरू हो जाते हैं या कहीं वो पढ़ने जा रहे होते हैं, कहीं ग्रुप स्टडी हो रही होती है, तो उनकी जो मूवमेंट है वो चलती रहती है बेचारों की। अब वो मजबूर, इसी तरह मजदूर लोग हैं, उन्होंने काम करना है, इसी तरह जो मैं कहता हूँ एथलीट्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, हॉकी खेलते हैं,
तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो फिर उसके मुताबिक मुझे अभी एक नई स्टडी बल्कि मैं देख रहा था, उसमें यह था कि जो कलर है हमारे कपड़ों का ये भी बड़ा काउंट करता है। आपकी जो अम्ब्रेला है, छतरी है, उसका कलर बड़ा काउंट करता है। यहाँ पर तो सब जो ब्लैक कलर है उसकी में छतरी लेनी चाहिए। किसकी? ये जो आपको मल्टी कलर की जो छतरियां नजर उनका आती कोई फायदा हैं नहीं। उनमें जो उनका कोई फायदा नहीं, बल्कि वो 70% जो हीट है उसको वो करती नहीं है। हाँ, ब्लैक वो लेनी cover चाहिए। ही नहीं कर ब्लैक पाती लेनी चाहिए। है। ब्लैक जो है वो क्योंकि अब्जॉर्ब करती है, तो सनलाइट जो है उससे वो शेड बनाती लेकिन है। सर वो अट्रैक्ट भी तो हीट ज्यादा करती है। हाँ, हाँ नहीं, लेकिन ये है कि देखिए अगर आप खुले कपड़े पहनेंगे हाँ। और अगर आप टाइट स्किन वाले कपड़े नहीं गाड़ी में पहनेंगे, लेदर तो सीट that- सर, हाँ, ये ये आपने गाड़ी में बड़ा इस अच्छा तरीके किया से बताइए। बैठ जाना। जरा बताइए, गाड़ी के बताइए। तो हवाले से बताइएगा कि लोग अक्सर सुनते तो हैं हम कि शीशा थोड़ा थोड़ा नीचे आप कर जाया करें ताकि हवा क्रॉसिंग होती रहे, लेकिन यूं समझा जाता है कि अगर बाहर टेम्परेचर 40 है और आप गाड़ी धूप में खड़ी करके 3 घंटे बाद वापस आए हैं तो उसका टेम्परेचर 50 से अबव जा सकता है। तो ऐसा होता है ये इसमें बहुत सर? अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया और ये मैं नाजरीन को बताना चाहूँगा कि देखें गाड़ियाँ जो है ना वो हमेशा सायादार दरख्त के नीचे या साए में शेड के नीचे खड़ी करें, कोशिश करें, क्योंकि गाड़ी जब आप बंद कर देते हो, उसके बिल्कुल शीशे वगैरह बंद कर देते हो, उसका जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो कहीं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और हीट स्ट्रोक की एक डेफिनेशन ये भी है जो कि मेडिकली कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो इनर कोर हो ठीक है। टेम्परेचर, तो आप हीट स्ट्रोक की तरफ जा सकते हैं। तो ये सर ये सर्द गर्म होना क्या होता है? हाँ, ठंडा ये भी यहीं से आप वो आप इसी को यानी कि continue कीजिए, हाँ, इसी बात को बिल्कुल। जरा गाड़ी लेकिन वाली। बात ये है कि अगर आप एसी में बैठे हुए हैं, हाँ। मसलन 6 घंटे आपने एसी में काम किया, ठीक है। उसके बाद आप दोपहर एकदम के से। 2 बजे हुए हैं, आप अचानक बाहर चले जाते हैं और जाके गाड़ी में बैठ गया। और जाके गाड़ी में बैठ जो कि धूप में खड़ी हुई थी, तो उसमें देखें आपका जो बॉडी, Thermostat। मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि अल्लाह ताला ने बॉडी को एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर काम करने के लिए, हमारे जो मल्टी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए। अब ख़ास तौर पे जैसे किडनीज़ हैं, तो किडनीज़ जो जब आपका इनर कोर जो टेम्परेचर है वो ऑब्जर्व किया गया कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तो किडनीज़ जो है वो अपना फंक्शन जो है वो छोड़ देते हैं। ओके। तो यही तो शॉक की तरफ बढ़ जाता है ना, ठीक। जो इमरजेंसी बन जाती है, जो देखिए हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक, ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है। हीट एग्जॉस्शन जो है वो हीट स्ट्रोक से पहले वाली जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं हीट एग्जॉस्शन। ये जो आपने जिक्र किया कि बंदा जो है वो एक्लेमेटाइज अगर ना हो और ठंडा गर्म हो जाए, तो वो असल में हीट एग्जॉस्शन की तरफ पहले जाता है। उसमें ये होता है कि स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जो है ना जी, बिल्कुल आपकी ऐसे है। स्किन जो है वो क्लैमी हो जाएगी, उसकी जो स्किन है उसके अंदर जो है ना जी वो ऐसे लगेगा जैसे एक ड्राई भी हो रही है, लेकिन साथ साथ उसकी हिद्दत जो है वो बढ़ जाएगी, हॉट हो जाएगी। बाज़ औक़ात रैशेस बन जाते हैं, ये देखिए गर्मी दाने, तो ये सारे पहला जो साइन है वो स्किन देती है, ठीक है। क्योंकि स्किन जो है वो इवेपोरेशन का सबसे बेस्ट ऑर्गन है। ओके। इंसानी जिस्म को ढांपा गया है उससे अल्लाह ताला ने, और उसके अंदर पोर्स हैं जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनका एक थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। तो जब भी आप अचानक जाके जैसे गाड़ी गर्म थी उसमें बैठ गए तो वो एक्टिवेट तो होगा वो निज़ाम, लेकिन कुछ देर के बाद जब आपकी हाइड्रेशन भी अच्छी नहीं है, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी ठीक नहीं है, खत्म हो जाएगा। आपकी इम्यूनिटी भी नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं ना कि बूढ़े लोग वो जल्दी से उनका बॉडी सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, बच्चों में जल्दी से उसका रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। तो इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि वो एहतियात करें, पहले अपने आप को एक्लेमेटाइज करें। आप मसलन अगर आपको पता है कि आपने 2 बजे बाहर जाना है, तो आप अपना जो एसी सिस्टम है उसको ऑफ करें कम से कम 1 घंटा पहले, ताकि आपकी बॉडी जो है वो एक्लेमेटाइज हो। इसी तरह आप जैसे मैंने पहले गुजारिश किया कि आप देखें हमारे मुल्क में तो माशाल्लाह वी हैव वैराइटीज़ ऑफ द इनटेक फ्लूइड्स, लस्सी जिसे हम कहते हैं, तो लस्सी जो है मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट जो फ्लूइड है हमारा जो हम ले सकते हैं। अच्छा। ठीक है ना, सुबह में आप जो है वो दही वाली लस्सी पिएं, दोपहर को जो है ना आप वो कच्ची लस्सी पिएं, दूध वाली पिएं, ठीक है ना। तो ये सारे जो फ्लूइड्स हैं, जूसेस आजकल बहुत अच्छे हमारे मुल्क में माशाल्लाह इतने सारे फ्रूट्स हैं, तो हम वो नहीं लेते। इसी तरह कोकोनट जो है, इसका जो पानी है वो ज़बरदस्त, उसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये चीज़ें हम लें, हम उस तरफ नहीं आते ना, हम लोग जंक फूड या ये जो हमारे जो दूसरे बने हुए हैं जो है ना जो मशरूबात, उनकी तरफ हम प्रेफर करते हैं। तो वो जो है उनके अंदर कोई ज़ीरो न्यूट्रिशन वैल्यू है, और वो हमारी जो होम्योस्टेटिक सिस्टम है उसको भी बैलेंस नहीं कर पाते।
अच्छा मुझे ये बताएं कि एक्सरसाइज की जब हमने बात की ना कि कुछ लोग जिम भी ज़ाहिर है गर्मियों में भी करते होते हैं, जिम का दौरानिया कितना होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी आपकी ब्लड जो है वो ज़ाहिर है सर्कुलेट करना शुरू कर देता है, रफ्तार थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और स्पेशली जब हब्स वाला मौसम हो जाता है तो आपको स्वेटिंग भी मुतवादर साथ ज़्यादा ही रहती है। तो क्या कितनी मिकदार, मतलब कितना वो टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, और कौन कौन सी एक्सरसाइज, ये ना हो कि आप बस सारा दिन जिम में ही गुजारे हैं तो उसकी वजह से भी देखिए आप... ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहले यानी मैं ये कहूँगा कि जो बंदे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो गर्मियों में उनको अपनी एक्सरसाइज जो है उसको रिड्यूस करना चाहिए लिमिटाइज, अकॉर्डिंग टू, हाँ बिल्कुल, और चेकअप कराना चाहिए। यानी जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, ख़ास तौर पे कंजेस्टिव हार्ट फेलर, यानी जो ऐसे मरीज़ जिनका दिल जो है उसका साइज़ बड़ा हुआ है या उनके पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं, तो हमें उन्हें कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट, उनका सांस फूलता है चलने से। ऐसे लोग जो होते हैं उनको हम डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो पेशाब आवर होती हैं, जिन्हें हम डायूरेटिक कहते हैं अपनी ज़ुबान में। तो गर्मियों में वो डायूरेटिक जो है वो तो उसको एग्रेवेट करेंगे उसकी, क्योंकि पहले ही डिहाइड्रेशन हो रही है उस मरीज़ को, उसका फ्लूइड लॉस हो रहा है स्वेटिंग के ज़रिए, उसका इंटेक भी कम है, जो फ्लूइड्स हैं वो इंटेक भी कम ले रहा है। तो ऐसे में हम डायूरेटिक जो है उसकी जो डोज है वो अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए मरीज़ को, यानी कि गर्मियों के शुरू में भी मैं कहूँगा, और जो गर्मियाँ जब ज़्यादा हों, जैसे आजकल सीज़न है तो जब दर्जा हरारत जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड को टच कर रहा है हमारे मैदानी इलाकों में, और बाज़ इलाकों में तो इससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर रेलेवेंट जो कार्डियोलॉजिस्ट है या जो उनका फिजिशियन है प्राइमरी, उसके पास जाके डिस्कस करें और अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपनी शुगर भी चेक कराएं। देखें वाइटल ऑर्गन्स जो हैं इंसान के, बल्कि हीट स्ट्रोक में जो सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है, जो ख़तरे वाली बात वो ये होती है कि इसमें मल्टी ऑर्गन डैमेज होने का ख़तरा होता है। जब हीट स्ट्रोक परसिस्टेंटली हो जाए और आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो काफ़ी दिनों के लिए वो या काफ़ी देर के लिए इम्बैलेंस हो जाए, तो उसमें फिर हमारे जो वाइटल ऑर्गन, मसलन किडनीज़ की मैंने मिसाल दी है, इसी तरह हमारे मेद, अंतड़ियों से लेके ये सारा पूरा जो सिस्टम है बॉडी का वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो पूरा मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का है उसका टेम्परेचर के साथ ख़ास ताल्लुक़ है, और ऐसे मरीज़ जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, ख़ासतौर पे डायूरेटिक ले रहे हैं, तो उनको इस समर में सीवियर जो हीट वेव वाले दिनों में अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए और उसके मुताबिक अपनी दवाइयों को एडजस्ट करना चाहिए ताकि उनकी जान बचाई जा सके और उनकी हेल्थ क्वालिटी जो है वो बेहतर हो सके। अच्छा सर, ये सवाल मेरे ख्याल से हीट स्ट्रोक से वैसे रिलेटेड नहीं है, बट ये सवाल हमेशा मेरे जहन में आता है। हम अक्सर ना जब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और प्यास नहीं बुझ रही होती तो हम कहते हैं चाय पी लो। चाय पीने से गर्मी खत्म हो जाती है। ये क्या है? हमारी अपनी वैसे देसी टोटका है, और बाकी में उससे फिर प्यास बुझ जाती है, फिर आपको इतनी पानी की तलब नहीं होती है, गर्मी भी थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, और इतनी उससे पहले हम पानी पी रहे होते हैं कि उससे भी दिल कच्चा होने लगता है, दिल खराब होने लगता है। तो ये क्या साइंस है? हाँ देखिए, बात ये है कि चाय जो है असल में तो ये जैसे कहते हैं ना, हमारा एक बॉडी में सिस्टम है, जैसे कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी जो बॉडी को वेक करता है, जो बॉडी को एनर्जी देता है, या जो जब ख़तरा होता है इंसान का तो वो जिसमें एड्रेनालिन, कार्टिसोल हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं बॉडी के। तो ये है असल में कि कोई भी इंसान को जैसे डिप्रेशन हो रहा है या इंसान जो है ना वो किसी ऐसे महसूस करता है कि मेरी एनर्जी लेवल कम हो रहा है, तो वो बॉडी सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर देती है चाय में क्या है, कैफीन होती है। चाय में जो है वो हम दूध भी डालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा यानी कि अच्छी क्वालिटी का जो दूध अगर उसकी चाय बनी हो तो वो मज़ा भी देती है और टोन अप करती है बॉडी को। तो वो बॉडी का जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको एक्टिवेट करती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये देखें कि आप उस चाय को लेने के बाद जो आपको एनर्जी गेन होती है या उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो, ये आपका वो जो है ना कैसे वो यूटिलाइज करना चाहिए। मतलब देखिए बात ये है, मेरा जो एक वो है एक फिक्रा, वो ये है कि as much as calories you are taking you must to burn। इंसर्ट भी करनी चाहिए। हाँ, तो लेकिन तो सर इधर आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज कम कर दो, अब लोगों का इंटेक किधर 2000 कैलोरीज चल रहा हो। नहीं देखिए बात ये ना, वो जो कैलोरीज हैं वो तो हमने एक्सरसाइज उतनी ही करनी है जितनी वो बर्न हो सके ना। हाँ। अगर उसको आप धूप में जाके एक्सरसाइज करोगे तो वो तो फिर उल्ट हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं अपने नाजरीन से कि ऑप्टिमल लेवल जो है अपनी एक्सरसाइज का रखें, और एक्सरसाइज उस वक्त करें जब आप
आपका जो टाइम है या जो आपका जो एक सर्काडियन साइकिल है वो आपका इजाज़त देता हो और आपका डॉक्टर जो है वो भी आपको इजाज़त दे रहा है। मसलन अब हार्ट फेलियर के पेशेंट जो होते हैं उनको हम एक्सरसाइज कम करने का, क्योंकि समर में ज़ाहिर है वो जी, जी। इसी तरह एक पेशेंट है वो स्टेबल है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा है, उसका पल्स रेट जो है वो ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं लेकिन अच्छे माहौल। सर अच्छे भले बंदे का जो है वो दिल घबरा जाता है गर्मी में और आपको बहुत ज़्यादा डिजीनेस जहाँ पर होती है वहीं पर दिल भी घबराने लग जाता है। सो ये दिल के जो मरीज़ होते हैं इनका तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इस चीज़ से। सो उनको क्या कोशिश करनी चाहिए खुद से, अगर उनके पास फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं तो उनको आपको ज़्यादातर जो है वो एसी में रखना चाहिए या ये भी गलत है? हाँ देखिए, ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑप्टिमल टेम्परेचर, ये एक लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, ऑप्टिमल, यानी देखिए हर इंसान जो है ना उसको पता होता है कि मेरा जो है ना वो बर्दाश्त कितनी है, मेरी थ्रेशोल्ड कितनी है। दिल के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि वो जो रूटीन एक्टिविटी है उनकी, अब देखें एक स्टडी आई है उसमें ये है कि अगर 1000 कदम से लेके 2000 कदम तक आप अपने घर में ही बेशक वॉक कर लेते हो तो आपकी जो सर्कुलेशन है ना वो बहुत बेहतर हो जाती है। असल में जो कंसेप्ट है वो ये है कि क्लॉट्स नहीं बनने चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक होना चाहिए, आपकी जो क्लॉटिंग टेंडेंसी है वो बैठे रहने से बढ़ जाती है। तो उस वे में हम बात कर रहे हैं कि उस वे में अगर आप मुसलसल बैठे रहेंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो तो गलत बात है ना। लेकिन गर्मियों के हवाले से हमने ये कहा कि उसको ऑप्टिमल लेवल में करें, वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके, और हर मरीज़ को अपनी थ्रेशोल्ड का पता है कि इतना मैं चल सकता हूँ तो वो उतना ही उसके अंदर जो है ना वो रह के उसको ज़रूर एक्सरसाइज या वॉक करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज जो है वो फिर उलट हो सकता है। अच्छा सर, गर्मियों की सौगात के बारे में पूछना चाहूँगी, आम के बारे में भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि गर्म होता है तो ज़्यादा क्वांटिटी में गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, लेकिन जाहिर है आम है, मैं तो कहता हूँ कि आम जो है वो फलों का बादशाह जी, आम ठीक है ना। हाँ। और आम में जो सिर्फ एक चीज़ जो हमारे पेशेंट्स भी पूछते हैं आमतौर पे वो है कि शुगर, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनको मेरे ख्याल में एक लिमिट होनी चाहिए और उनको अपनी शुगर लेवल, आजकल तो वो है ना जी 3 महीने की एवरेज शुगर वाला टेस्ट आ गया जी। जिसे हम HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, तो वो हर 3 महीने के बाद चेक कराया जा सकता है। अगर उसकी वैल्यू 6 तक है या 6.4 तक भी है तो हम कहते हैं कि ये ठीक है, ये मतलब उसकी कंट्रोल्ड है। अच्छा। अगर वो 6.5 से ज़्यादा है तो या 7 से ज़्यादा है तो फिर उसको चाहिए कि वो अपने डायबिटोलॉजिस्ट से या अपने जो डॉक्टर है उससे मशवरा करे। और उसको आम का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें ये जो मैं कहूँगा तुख्मी आम जो होते हैं ना, देसी आम जिसे कहते हैं, उसमें शुगर कम है, ये आप गौर करें, उसमें शुगर कम है। जो बहुत मीठे आम हैं जैसे आजकल सफ़ेद चौंसा आया हुआ है, तो वो खाने को तो बड़ा मीठा है, बड़ा लजीज है, लेकिन ये उसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये है कि वो हर मरीज़ को वही बात मैं फिर कहूँगा ऑप्टिमल, यानी वो जो है ना अपनी शुगर जो है उसको मैनेज करे। अब हमारे पास ग्लूकोमीटर होते हैं हर घर में जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, तो वो सुबह भी चेक करे फास्टिंग जो सब खाएं, हाँ 110 या 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए जो फास्टिंग, और जो रैंडम है वो 180। लेकिन वैसे गर्मियों में कौन से फ्रूट्स जो हैं आप एज ए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए? चले आम को हमने थोड़ी देर साइड पे रख लिया। देखें गर्मियों में मैं ये कहता हूँ कि वी आर लकी इन पाकिस्तान, वी हैव मैनी मल्टीपल फ्रूट्स, और सबसे अच्छा जो इन दोनों में फ्रूट है मेरे ख्याल में वो आड़ू है, जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। आड़ू में हर किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और शुगर भी कम है। आजकल जामन आया हुआ है, प्लम शुगर वाले मरीजों के लिए ब्लेसिंग है जामन जो है। जामन जो आपका जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सिस्टम है, जो आपका जो अंतड़ियाँ मैदा, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए बड़ा अच्छा। तो जामन, आड़ू, फालसा और जो आलू बुखारा, ठीक है, ये चीज़ें आजकल आई हुई हैं और मेरे ख्याल है ये बेस्ट है। और वी हैव लॉट ऑफ वैरायटी, यू नो, मुझे सारे फ्रूट्स बड़े पसंद आएंगे। वेल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए एक दफ़ा फिर से, और बहुत अच्छा लगा अगेन आपके साथ ये गपशप लगा के, और बहुत जानना ज़रूरी था कि गर्मी में किन चीज़ों का ख्याल जो है वो रखें। ख़वातीन और हज़रात, एक वक्फा शामिल करते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं। आप लोग उनको टीवी स्क्रीन्स के थ्रू बहुत ज़्यादा जानते हैं और उनकी मुख्तलिफ जो शख्सियत के पहलू हैं ना, उनकी वजह से आप लोग जानते हैं बिकॉज वो ख़ुद एक टीवी मेज़बान भी हैं और टीवी होस्टिंग में उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग मॉर्निंग शोज़ एंड अदर प्रोग्राम्स वो किए। वो ख़ुद एक अदाकारा भी हैं, बहुत सारे ड्रामास में भी आपने उनको देखा होगा और उसके अलावा वो इंटरनेशनल सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हैं। और इससे भी हट के आपको उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशंस में आपने डेफिनेटली उन्हें देखा होगा। वो मुख्तलिफ टीवी शोज़ में जो ख़ुद एज ए शेफ़ भी जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रही होती हैं। सो शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट और हमें ज्वाइन कर रही हैं कराची से, लेकिन उन्होंने मीडिया, ब्यूटी और लाइफस्टाइल के शोबों में अपनी मुनफरिद शनाख्त जो है वो कायम की है और पेशा वाराना महारत के साथ साथ ख़वातीन की तरबियत और रहनुमाई भी कर रही हैं। और आइए उनसे गपशप लगाते हैं और ये जानते हैं, हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे थोड़ा सा उनकी भी पर्सनालिटी और उनसे रिलेटेड भी बात होगी, लेकिन उनसे हम जानेंगे बिकॉज उनकी जो फोटे और नीश है वो मेकअप है। सो अब उनका मेकअप के हवाले से जो मेकअप स्टूडियो है उसके बारे में भी हम जानेंगे, क्या क्या ट्रेंड्स जो है वो नए आ रहे हैं वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहतरमा नाजिया मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं। कैसे आप? ठीक ठाक हैं, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड रियली गुड टू सी यू ओवर हियर। Oh, thank you so much for joining. Thank you, Nazia, for so, joining us. नाजिया साहिबा, ये फरमाएं कि इतना सब कुछ होने के साथ साथ ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम मैनेज करना, लेकिन आपको मैं देख रहा होता हूँ दोस्तों के साथ भी आप फुल ट्रिप्स जो है वो भी ले रही होती हैं, अपना मेकअप का भी काम कर रही हैं, एज ए शेफ़ भी आ रही हैं, ड्रामास भी चल रहे हैं, टीवी होस्टिंग भी चल रही है। कहाँ से शुरू करें? थोड़ा सा पहले अपने बारे में तो बताएं कि इस वक्त एज ए मेकअप क्या कुछ हो रहा है। आपने मेकअप स्टूडियो बनाया, उसके बारे में भी बताएं प्लीज़। मैं देखिए मेकअप सो इट्स बीइंग 20 इयर्स मैं कर रही हूँ और अपने आप को हमेशा अपग्रेड रखने का शौक है, इसीलिए मैंने कभी भी जो है अपने आप को ये नहीं किया कि मैंने वही पुराने तरीके से मेकअप कर रही हूँ। सो आई कीप माई सेल्फ अपग्रेडेड और साथ ही ये है कि मैंने शोबिज़ और मेकअप दोनों हमेशा साथ साथ रखे। इसी वजह से आपने मुझे ज़्यादा ड्रामाज में नहीं देखा होगा, ड्रामा से एकदम फुल डे और मेकअप्स मेरे जो हैं वो उसी के बीच में आ जाते थे। समटाइम्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि ड्रामे के सीन 3 नहीं हो रहे, मैं कह रही हूँ मेरे पास 2 घंटे हैं, आई हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट प्लीज। मैं अपॉइंटमेंट जो है अपना मुकम्मल करके आऊँ, तो मैं रियलाइज कि आई एम लाइक किलिंग माय सेल्फ लाइक दिस। तो मुझे जो है बस एक फोकस करना चाहिए। सो होस्टिंग इज लाइक सुबह मॉर्निंग शोज हुए या लेट नाइट शोज हुए, तो उसमें आपके 2 या 3 घंटे आप मैनेज कर सकते हैं। इवन दो होस्टिंग हैज लेस मनी, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि शौक था तो वो पूरा किया और साथ में अपना टाइम अपना जो है वो मेकअप्स के लिए जो है वो मैनेज जरूर करा। That's good. सर मुझे नाज़िया ये बताइए कि एक तो मैनेज करना आपने खुद ही बताया कि बहुत मुश्किल है। सो एक सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट, वो भी इंटरनेशनल सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट, और फिर अगर हम अनसर्टिफाइड जो कि उस तरह से ट्रेनिंग या तरबियत उन्होंने नहीं ली होती, इन दोनों मेकअप आर्टिस्ट का जो फ़र्क है वो हमारे नाजरीन को बताइए प्लीज़। It is like quite a lot difference है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हासिल करते हैं तो एक तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगी जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ले रहे हैं या जो आके मुझसे सीखते हैं, उनको एक फायदा ये होता है कि जब भी वो बाहर कहीं जाएंगे तो उनको वो जो ट्रेनिंग जो होगी उनकी वो बाहर के मुल्क के मुताबिक होगी। बड़े आसान अल्फाज में बता रही हूँ, बाहर के मुल्क के मुताबिक होगी। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जब आप मेकअप करेंगे, वो प्रोफेशनली स्टाइल से मेकअप करेंगे, वो प्रोफेशनल स्टाइल से मेकअप करेंगे, तो आपको जॉब मिलने में इजी होता है। और अगर यहाँ से आप ट्यूटोरियल भी बना रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज कर रहे हैं और आपका जो मैच है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से करता है, तो नेचुरली अगर आपको कोई वहां से ऑफर भी कर रहे हैं, कोई आपको एज एन एजुकेटर भी बुला रहा है या आपको जो है वो जॉब ऑफर कर रहा है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज है, हमें मेकअप को बड़ा नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। इट्स अ प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग। टिकटॉक से सीखकर या इंस्टा से सीखकर यू कैन नॉट बी, आई हैव सीन इट लाइक लड़कियां जो मेकअप आर्टिस्ट, वो होता ही है कि वो फिर इतने कम पैसों में काम करते रहते हैं, वो सारी जिंदगी कम पैसों में काम करते रहते हैं। और उसकी वजह से आई गेस मार्केट भी जो है ना वो खराब होती है। एग्जैक्टली, मार्केट भी खराब होती है। अच्छा, मुझे एक सवाल जो है ना मैंने लास्ट में पूछना था।
हाँ। बिकॉज आपका मेकअप में जो है ना वो अगर महारत की बात करें और नीश की बात करें तो वो आपका ब्राइडल मेकअप निकलता है। सो उस ब्राइडल में भी ना मुझे जो इस्लामाबाद में मैं देखूं बहुत बड़े बड़े नाम लाइक बहुत बड़े बड़े जो इस वक्त सैलॉन्स हैं उनमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पर जितनी भी हमारी दुल्हनें तैयार हो रही हैं वो जब जाती हैं एक प्रॉपरली वो जो है ना उनके अपने फेशियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं जो एक अपनी एक चेहरे की जो है ना वो खदोखाल होते हैं बिल्कुल उनको मिटा के एक प्रॉपरली नया कैनवस बना के उसके ऊपर जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। समहाउ जब वो बाहर आते हैं तो सब एक जैसे लग रहे होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये हाउ यू डू दैट, लाइक आपका मेकअप जो है वो किस तरीके से हर ब्राइड के लिए अपना एक खास मेकअप बनता है क्योंकि उसका एक खास दिन होता है। सो हाउ यू मेक श्योर दैट? सबसे जो अहम चीज होती है उसमें ये है कि आपके फीचर्स क्या हैं। बाज खवातीन का ऐसा होता है कि दे डोंट लाइक देयर फेस और वो चाहती है कि बिल्कुल वो चेंज हो जाए, उनका बिल्कुल चेहरा जो है वो चेंज लगे और उनका एक वो अपना जो है लुक चेंज करना चाहती है। चलिए ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड, दे रियली वांट टू चेंज देमसेल्फ, बट द थिंग इज दिस, द मेन प्रॉब्लम। अच्छा, मैं साथ साथ क्या अपना ये लेकर जा सकती हूँ? माय मेड इज हियर एंड शी वांट्स टू, she is like, you know, keep on ringing the bell. मैं साथ साथ आपको ये सुनाएंगे। So sorry, but I have to do this. Right. Just a second. Well, So ये भी there सही is a है। issue. She is still यार, तुम doing, you लोग know, dedication check करें आप उनकी कि मतलब she Yes, yes. is with us but yet she Yeah, is doing her please job. continue. All the time. Yeah. But 24/7 हम खवातीन जो है ना काम कर रहे होते हैं, हमें घर भी देखना होता है, Very हमें true. स्टूडियो भी देखना होता है, मुझे जो है हर चीज करनी पड़ती है। अच्छा चलो आगे हम चलते हैं। द थिंग इज Yeah. दिस के और जो हम लोग के जो फेसेस हैं उनमें खवातीन थोड़ा सा ये परेशान होता है, दे आर नॉट लुकिंग गुड। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इनको टू मच थोप कर उनके फीचर्स को आप चेंज करें। आप उनके फेस को समझ कर, लाइक अगर आप मुझे कोई भी चेहरा दे देंगे, मैं उसको बहुत ही मिनिमाइज मेकअप में, मतलब मेकअप हमारा होता है लेकिन उसको टेक्निकली उनका जो है फेस को चेंज करके स्कल्प्ट करके उसको फीचर्स को एनहांस करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक डॉल्ड अप लुक होता है एंड टू मच ऑफ द मेकअप और उसका जो है आप में एक ही तरह की जो डॉल्स निकल रही होती हैं सैलून से, वो चीज जरूरी नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल टेक्निकल मेकअप। देखिए Right. मैंने चीज देखी, आप अगर मिनिमम मेकअप करेंगे ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं सच्ची बताऊं तो जो आप लाइट मेकअप करते हैं दैट इज डिफिकल्ट, क्योंकि वो हल्के में आपको पूरे फीचर्स को एनहांस करना है। लेकिन अगर आपने एक पूरे फेस पर फाउंडेशन थोप दी है और उसके बाद आपने उसके ऊपर फुल मेकअप कर दिया, दैट्स द इजीएस्ट थिंग एवर। एनीवन कैन लुक गुड बट विदाउट शोइंग योर ओन फीचर्स। आपके अपने फीचर्स नजर ही नहीं आएंगे उसमें कि आप कौन है। ये है डिफरेंस। Yeah, that's very true. नाज़िया, मुझे ये बताएं, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट कि किसका फेस पे कौन सा हेयर कलर अच्छा लगेगा, ठीक है, फिर कौन से फेस पे कौन सी फाउंडेशन किस नौयत की जो है, क्योंकि उसमें भी डिफरेंट शेड्स होते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं कि उनकी रंगत जो है वो इतनी फेयर नहीं होती है बट वो उनको इतनी चिट्टी फाउंडेशन लगा देते हैं कि वो ऐसे ही लगता है कि शायद जैसे ना अभी अभी आटे की बोरी से उनका मुंह निकाला गया है। नो ऑफेंस टू एनीवन, क्योंकि मैं खुद भी खातून हूँ, बट ऐसा होता है। या सो ये जो एक चीज होती है ना, और बहुत सारे लोगों को इवन विंक लाइनर आई लाइनर सूट नहीं करता लेकिन फिर भी उनकी आंखों पे विंक आई लाइनर लगाए। सो ये जो ट्रेनिंग है, जो आप बतौर ट्रेनर भी जो है आप काम करती हैं, जाहिर आप ट्रेनिंग देती होती हैं, ये कितनी ज़रूरी है कि उनको ये भी बताया जाए कि हर फेस के हर फीचर पे हर तरह का मेकअप जो है वो नहीं करना चाहिए, बल्कि हर शेड के हिसाब से होना चाहिए। सो बताइएगा प्लीज। अच्छा, सीरियसली एक बात बताऊं, ये जो एक तो गोरा रंग की बात जो होती है कि बस मेरे फेस को जो है चेंज कर दिया जाए, देखिए आपके ऊपर फाउंडेशन एक तो आपके अपने कलर की होनी चाहिए। दैट्स अ बिग लाई। झूठ है कि आप मेरे साथ ये हो चुका है कि एक लड़की को मैंने देखा स्क्रीन पर और मैंने कहा शी इज अ वेरी गुड मॉडल, मैं इसको मॉडलिंग करवाना चाहती हूँ। जब वो आई तो वो कंप्लीटली चेंज थी। मैंने कहा नहीं यार, ये तो आपके रियल फीचर्स हैं ही नहीं जो आप हैं। तो यू नो मुझे तो एक रियल फीचर्स वाली एक लड़की ऐसी आप जो मैं देख रही थी, तो फेस कलर उनका कंप्लीटली चेंज किया हुआ था। उनके फीचर्स जो थे, ठीक है चलो आप वो स्कल्प्ट करके चेंज कर, बट फेस कलर तो रहने दो सेम। अच्छा, दूसरा उसका ये भी जो आपने बात की है विंग लाइनर की, ये मेरे साथ एक क्लाइंट के साथ हो चुका है।
मैं भी क्लाइंट को एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने कहा देखें आप विंग लाइनर ना यूज करें, यू आर वेरी ईस्टर्न आउटफिट, मेहंदी है और आप जो आप मेकअप मुझे दिखा रही है ना, इट वोंट सूट यू। फिर उन्हें जिद की, मैंने उनको लगा दिया, बाद में कह रही नहीं आई डोंट लाइक दिस। मैंने कहा देखें हमारा मेकअप आर्टिस्ट का काम ही होता है कि आपको हम कन्विंस करें और आप हमसे समझे कि ये चीज नहीं कर रही है। तो ये थोड़ा सा क्लाइंट्स का भी प्रॉब्लम होता है कि आपको बहुत तंग करते हैं वो और कहते हैं नहीं जो हम कह रहे हैं वो ही आप करें। सो वी हैव टू एक्सप्लेन दैट। कई जगह पे तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं, कई लोग नहीं अंडरस्टैंड इसी एक्सप्लेनेशन से मैं आना चाह रहा था। मैं कह देती हूँ आई विल चेंज इवन आपका, मैं मेकअप आपके हो गया कोई बात नहीं, जहाँ मैं चेंज कर सकती हूँ कर दूंगी, कर लो अपनी जितनी करनी है। तो ये बात मेकअप आर्टिस्ट को अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हर एक का फीचर, हर एक का चेहरा अलग है और हर एक को आपको लाइनर, उनकी आंखें, लैशेस, फाउंडेशन, उनका इवन आपका ब्लश ऑन का तरीका तक अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। मुझे एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो तंग करती है, अगर मैं देखूं, ऑल दो मेरा कोई इतना बराह रास्त ताल्लुक नहीं है मेकअप के इस सारे, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये ख़वातीन से रिलेटेड जो है वो समझा जाता है हाँ, लेकिन ऑब्वियसली हाँ मतलब ताल्लुक है। तो मुझे एक चीज़ बड़ी ना इसमें खिंच सी महसूस होती है, वो ये कि नाज़िया आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप खुद चूँकि ट्रेनर हैं और आप पर्सनल ग्रूमिंग के सेशंस भी दे रही हैं, उसके अलावा प्रोफेशनल मेकअप और ब्राइडल मेकअप की क्लासेस भी आप दे रही हैं। यहाँ पर हो ये रहा है पूरे पाकिस्तान में कि एक जगह पे मुख्तलिफ शहरों में जाके एक कोई साहब होते हैं या साहिबा होती हैं, उनका पाकिस्तान टूर चलता है। उस पाकिस्तान टूर में वो मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, पूरा जो है वो मार्की बुक होती है, उसमें 100-200 खवातीन ज्वाइन करती हैं और फिर वो उनको सेशंस देते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि वो उस एक सेशन में वो क्या सिखा देते होंगे और वो क्या मतलब एक या दो या तीन सेशन पे भी वो क्या सिखा देंगे। सो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कैसे इस सारे प्रोसेस को करती हैं? मैंने तो सुना था मिनिमम भी 15 डेज का तो होना चाहिए। जी प्लीज। नहीं मैं आपको बताती हूँ, कुछ होती है वर्कशॉप, होती है मास्टर क्लासेस। मास्टर क्लासेस में एक फायदा होता है, मैं इसको बुरा नहीं कहूंगी, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप अगर 10 टेक्निक सिखा रहे हैं तो आप 2 टेक्निक सीख कर जाते ही जाते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। इट्स ओके, आपने अगर सीख लिया तो। और वो सर्टिफिकेशन भी जो देते हैं वहां पर वो आपकी कोई वो सर्टिफिकेट सिर्फ अटेंडेंस सर्टिफिकेशन होती है, वो आपकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं होती। हमारे यहाँ पे जो मैं भी देती हूँ इस तरह की वर्कशॉप जिसमें 1 डे मास्टर क्लास होती है, लेकिन उस मास्टर क्लास में जो खवातीन आती है तो मैं कोशिश ये करते हैं कि उनको वो चीज सिखाऊं जो बहुत मुख्तलिफ होती है, कहती भी है खवातीन कि आपने हमें आज की जो टेक्निक है कुछ डिफरेंट सिखाई है, और हर दफा एक नई टेक्निक जो है सिखानी पड़ती है आपको। ठीक है। अच्छा, जो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग की क्लासेस होती हैं वो आपके यहाँ 15 डेज, 10 डेज, 8 डेज, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ, बाहर के मुल्क भी देती हूँ। मेरे पास कितने ऐसी लड़कियां हैं जो अमेरिका से, यूके से सीखती हैं और ऑनलाइन सीख रही होती हैं। यहाँ पर अभी तक ये है कि दूर दराज इलाकों से अभी तक मैं लड़कियों को कहती हूँ बल्कि आप सीखना शुरू करें, जिस तरह ऐसी जगह जो थोड़े से रूरल एरियाज हैं और वहाँ पर नहीं कोई स्कूल या कुछ, आप ऑनलाइन सीख लें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन और जो आपका प्रोफेशनल मेकअप होता है, जो आप सीखते हैं लाइक कंप्लीट प्रोफेशनल मेकअप, इट टेक्स टाइम। उसमें मैं उनको होमवर्क्स भी देती हूँ, उनसे मैं फोटोग्राफी भी करवा कर मैं अगर मतलब जिसमें हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, बट आई स्टे इन टच विद देम unless and until they are perfect, I keep on following them। ये नहीं कि मैंने, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर मैं उस्ताद हूँ तो मैं उनको बिल्कुल सही तरीके से ग्रूम कर भेजूं, ऐसे नहीं। ठीक। अच्छा नाज़िया, मुझे बताएं अपने प्रोफेशनल करियर से आपने कोई चीदा टिप्स जो हैं वो हमें बता दें, क्योंकि आप इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और इंटरनेशनल सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हैं। आपकी ज़िंदगी का ज़ाहिर जो एक्सपीरियंस है, तो वो बताइए कि उसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सबसे चीदा है एज अ मेकअप आर्टिस्ट, या फिर अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स आपको किस तरह चेंज होना चाहिए, या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको जल्दी अडॉप्ट करने में मदद कर सकती हैं? फ्यू टिप्स। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हमारे पाकिस्तानियों के माइंड जो है ना, वो माइंड सेट अभी तक अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए हैं व्हाट इज मेकअप, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो लोग जो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, वो लड़कियां जो बहुत ज्यादा मेकअप को पढ़ रही होती हैं, देख रही होती हैं, या मेकअप के बारे में ट्यूटोरियल्स देख रही होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट एक कॉमन लड़की, वो हर उस ट्रेंड के पीछे जाएगी, हर उस मेकअप आर्टिस्ट के पीछे जाएगी, कहेगी उसका बहुत बड़ा सैलून है,
इसका वो झूमर भी लटका हुआ है, वहाँ पे मेरी तस्वीर भी अच्छी आ रही है। ये एक वो कहते हैं ना कि ऐसे नाम के पीछे जहाँ पे सिर्फ पैसा लगा हुआ हो, वो उसका जो है वो पसंद करती हैं शशका, ठीक है। हमारे यहाँ पे अगर मैं बाहर के मुल्क में भी देखूँ या हमारे यहाँ पे देखूँ, तो आपको ब्यूटिफिकेशन कौन दे रहा है, आपको ब्यूटिफाई कौन कर रहा है, आपको खूबसूरत कौन बना रहा है, आपके चेहरे के मुताबिक मेकअप कौन कर रहा है, ये नहीं देखा जाता। तो मैंने क्योंकि एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने अपनी जायदादें नहीं खरीदी, मैंने अपने आप को खुद एसेट बनाया और अपनी एजुकेशन पे खर्च किया है। बाहर जाके पढ़ना इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आपकी बात बताऊं, बाहर जाके रहना पढ़ना और इस चीज की जो कदर है ना, वो बाहर वाले ही ज्यादा जानते हैं। जब मैं बाहर जाऊं काम के लिए तो एक अलग उनके रवैये होते हैं। यहाँ पर मैं देखती हूँ अब आके लोगों को अंडरस्टैंड करने लगी हैं, जब मैंने डिफरेंस दिखाना शुरू किया लोगों को कि ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है, तो दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ वाकई मेकअप जो बाहर से पढ़कर आया है या जो मेकअप आर्टिस्ट है जिसको बाकी सही सेंस है, वो आखिर कैसा बात ये थे कि मेरे नाखून नहीं बढ़े हुए। अब लोग कहेंगे ओ ये मेकअप आर्टिस्ट है, यू नो शी इज सो स्टाइलिश, यू नो शी शुड ग्रो हर हेयर, वो नेल, नो 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 नो, वी आर नॉट अलाउड टू एक्चुअली। अगर एक भी नाखून यहाँ लग गया, इन्फेक्शन हो गया, मुझ पे केस हो सकता है। और यहाँ पे लंबे नाखून मेकअप करो, which is not allowed. So this is like international standard. यहाँ पे लोग नहीं समझते इस बात को। सही बात है। लोगों को पहले तो मेरे एक्सपीरियंसेस जो आपने कहे ना, लोगों को अपना समझाना जरूरी होता है कि आप पहले आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये कि जो मैं एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं हार नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक डॉक्टर पढ़कर नहीं आएगा तो वो सही डॉक्टर नहीं बन सकता। इसी तरह ही मेकअप आर्टिस्ट जब तक पढ़कर नहीं आएगा, जब तक वो सही मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकता। तो हमें एजुकेशन अपने किसी भी हालत में लेना जरूरी है, चाहे वर्कशॉप्स के जरिए लें, इट्स वेरी गुड। यहाँ की वर्कशॉप देखती हैं, आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन सीखने का अमल जो है वो चलता रहना चाहिए, सीखने के अमल से गुजर कर ही थैंक यू सो मच नाजिया मलिक फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा वंस अगेन आपसे गपशप लगा के और इतने अरसे बाद आपसे मुलाकात करके, बेशक वीडियो लिंक के जरिए हुई मुलाकात, लेकिन हुई मुलाकात। वेल थैंक यू सो मच नाजिया मलिक फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। ख़वातीनो हज़रात, हिस्ट्री सेगमेंट लास्ट हमारा सेगमेंट और 8 जुलाई है आज। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फलाही और रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस के बानी बाबाए ख़िदमत अब्दुल सत्तार ईदी का यौम वफ़ात अक़ीदत व एहतराम से आज मनाया जाता है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी रंग, नस्ल, मज़हब और ज़ुबान से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत की है। ईदी फाउंडेशन के ज़रिए उन्होंने एम्बुलेंस सर्विस, यतीम खाने, शेल्टर होम्स, फ्री डिस्पेंसरीज और दीगर फलाही मनसूबों का एक वसी नेटवर्क कायम किया, जो आज भी लाखों ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा है। बिल्कुल ऐसे है। सभी हम जो है उनकी सादगी, इन इखलास और बेलौस खिदमत को जो जज्बा था, उन्हें हमेशा याद रखेंगे और उनका नाम हम हमेशा मुनफरिद अल्फाज में याद रखेंगे। बेशक। ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे और नाज़िश खट्टर को दीजिए इजाज़त। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।